जो हिंदूज़ हैं, मुसलमान हैं, हम पता नहीं स्वॉन एनिमीज़ हैं, वी कांट सी आई टू आई ऑन एनीथिंग, हमारे रिलीजन बहुत डिफरेंट हैं। अगर आप किसी हिंदू से मिलोगे जो इंडिया के आए हैं, आप उससे 15-20 मिनट बैठ के बात करो, आपको कोई फर्क ही नहीं फील होगा। ब्राह्मण है समवन हु इज बॉर्न कनेक्टेड टू द डिवाइन, जिसको डायरेक्ट ब्राह्मण से कनेक्शन मिला हुआ है। जो आपको यहाँ पे भी थोड़ा कल्चर मिलेगा, वो 2 नंबर पीर फकीर नहीं होते कि मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब इस करप्शन से आ रहा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्राउड। एक बहुत बड़ा बज़वर्ड आजकल यूज़ होता है विच इज़ द हिंदुत्व कल्चर। इस रीजन को वो हिंदू करना चाहते हैं। अगर आप हिंदू बन ही नहीं सकते और कन्वर्ट ही नहीं हो सकते तो हमें जंग करके कॉन्कर करके कन्वर्ट कैसे करोगे? क्योंकि पार्टीशन से पहले वी वर लिटरली ऑल हिंदूज। अब हिंदुत्व इज बेसिकली एन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, इट्स नॉट अ रिलीजन। अगर दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे तो उनका प्रोपेगेंडा का मकसद क्या हुआ? फिर वो अपने आप को सुपीरियर कैसे दिखाएंगे? अब जिसमें इतनी नहीं है सकत के वो बैठे सारी चीजों को डिकोड करे, वो तो पहली लेयर ही उठाएगा। वो पहली लेयर में कहेगा कि 2 खुदा हैं। एक खुदा वो है जो दिख नहीं सकता, महसूस नहीं हो सकता, एक वो खुदा है जो दुनिया में वो अवतार है। ये करप्शन शुरू हो गई। जिस तरह हम देखते हैं ना, इस्लाम में भी बहुत सारी वेरिएंट्स हैं, ऐसा हिंदुइज्म में भी है। वो उनको महादेव कह रहे हैं, हम उनको हुजूर सलातो सलाम कहते हैं। वहाँ पे इतना डिटेल में मेंशन्ड है कि वो अरब के बीच में एक मंदिर है, शिव का मंदिर, जिसको हम काबा कहते हैं। उनकी पैदाइश वहाँ पे होगी। हम जिस तरह से निकाह करते हैं, इवन जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, हम खाते हैं, ये सारा हिंदू कल्चर है। अब आप इसको पाकिस्तानी कल्चर कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि 47 के अंदर एक लाइन खिंच गई है। तो जो पुराने रिकॉर्ड्स मिलेंगे, आइसिस, काली माता, ये पहला गॉड था हमारा, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। परवेज मुशर्रफ ने बहुत जान मारी कि म्यूजिक को प्रमोट किया जाए, टू द पॉइंट कि उन्होंने रागों को मुसलमान करना शुरू कर दिया था कि ये बिलावल राग है। ठीक है, अगर आप एक मुसलमान हो तो एक मुसलमान में सनातन धर्म में बेसिक फर्क यही आ जाता है कि हम अहले बैत को मानते हैं, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि वो आखिरी नबी थे, वो नहीं मानते। ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वेस्ट में इस तरह एक चर्च और स्टेट को सेपरेट किया और चर्च अलग होगी, चर्च सॉर्ट ऑफ फैशनेबल नहीं रही, है ना? There you go. Good job. You're connecting the right dots. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हमारे बहुत ख़ास मेहमान बैक ऑन द पॉडकास्ट, तलत मज़हर। आप लोगों ने अगर इनकी पिछली पॉडकास्ट देखी, इनने ड्रग्स की बातें की, वाइब्रेशंस वाले बाबा बनने की बातें की, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की। तो इफ़ यू हैवंट सीन इट, डू चेक इट आउट। पहली बात तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दूसरी दफ़ा टाइम दिया। The pleasure is all mine as always. जज़ाकल्लाह खैर जी। अच्छा सर, आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हमारी कुछ ऑफ एयर भी डिस्कशन हुई थी कि मैं सोच रहा था इसके बारे में, एंड आई थॉट कि यार चलें एक इम्पार्शियल ओपिनियन आपका लेता हूँ इस पे, कि जो हिंदूज़ हैं, मुसलमान हैं, हम मतलब जितना मुझे अभी कभी बताया गया है तो हम पता नहीं स्वॉन एनिमीज़ हैं, वी कांट सी आई टू आई ऑन एनीथिंग, हमारे रिलीजन बहुत डिफरेंट हैं। क्योंकि कम्युनिटी वाइज तो पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप हमारी ज़िंदगियाँ देखें, हम जी। हमारे शौक़, हमारे इंटरेस्ट, और जब हम बाहर भी जाते हैं पाकिस्तान से तो बिल्कुल दोस्ती यारी ठीक रहती है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड अपेरेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि रिलीजियसली हम बहुत डिफरेंट हैं। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो पहले तो इससे शुरू करते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बज़वर्ड आजकल यूज़ होता है बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे, विच इज़ द हिंदुत्व कल्चर, राइट? हिंदुत्व, कि yes. जो आपकी ये जो कि इस रीजन को वो हिंदू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी मैं कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि फिर किसी ने मुझे बताया था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो कहते हैं वैसे ही हर बंदा हिंदू है और वो हाँ, हिंदू बन ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली। मैं फिर कहता हूँ कि यार अच्छा है क्या? अगर आप हिंदू बन ही नहीं सकते और कन्वर्ट ही नहीं हो सकते तो हमें जंग करके कॉन्कर करके कन्वर्ट कैसे करोगे? सो वॉक मी लिटिल बिट थ्रू हाउ इट वर्क्स, बिकॉज़ हमें पाकिस्तान में इतना पता नहीं है अबाउट हिंदुइज्म। इसकी एक वजह असल में पार्टीशन भी है ना, क्योंकि पार्टीशन से पहले वी वर लिटरली ऑल हिंदूज। लोग समझते हैं हिंदुइज्म एक मजहब की बात हो रही है। हिंदुइज्म या हिंद ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर हर मजहब एडजस्ट हो सकता है। एंड दिस गोज बैक 2 to 3,000 years। ये जो आप कह रहे हैं ना डिवाइड आया है, ये आपके मुस्लिम हिंदूज की वजह से नहीं है, ये आपके ब्रिटिश आए थे, ये उन्होंने किया था। लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। ये जो अगर आप हिंदू कास्ट सिस्टम को देख रहे हो तो ये उनके रिलीजन से नहीं आ रहा, ये उनका अपना डिजाइन है टू कीप हिंद द सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड। कि किसी को तांत्रिक बनना है, किसी को सनातन में जाना है, किसी को सिख बनना है, सब इसमें इंक्लूडेड है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, इट्स नॉट अ रिलीजन। एंड आफ्टर पार्टीशन इट्स नॉट हिंदू एनी मोर, इट्स इंडिया। ठीक है, वो इंडियंस है। वो जो हिंदू का कॉन्सेप्ट है उसका जो बेड़ा गर्क किया है वो ब्रिटिशर्स ने किया है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उस वक्त आपके जो मुगल्स थे वो एक तरह से डाउनफॉल में चल रहे थे, क्योंकि उनकी अपने अंदर रिफ्ट शुरू हो गई थी। अगर आप हिस्ट्री निकाल के भी देखो, वो भाइयों की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है। तो दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब ये आपके मुगल्स आए हैं, इन्होंने तो कास्ट सिस्टम पूरा जड़ से खत्म कर दिया था। कास्ट सिस्टम 3 लेयर में था बेसिकली, जिसकी फिर 7 लेयर्स खोल रही थी कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण है,
ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा से कनेक्टेड है, कि डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं इन देयर लैंग्वेज। इनके अलावा कोई नहीं आपको बता सकता कि डिवाइन जो लॉज है, ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये डिवाइन जो चीजें आ रही हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। उसके नीचे फिर आपके किंग्स आ गए। तो ब्राह्मण बनते कैसे हैं? योर बॉन्ड, ब्राह्मण बनते कैसे हैं? बॉन्ड, योर बॉन्ड, ये ब्लड लाइन सिस्टम चल रहा था। अच्छा, दिस इज बिफोर। जिस तरह हमारे सैयद हैं, सॉर्ट ऑफ। हाँ, वैसे पाकिस्तान में सैयद बन भी जाते हैं, कन्वर्ट भी हो जाते हैं। हाँ, मैं कहने वाला था, आई गेस उधर ब्राह्मण भी बन जाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब हो इधर रहा तो ही है, सैयद बन जाते ये हैं। अब हो हाँ। रहा है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था ना, वो मुगलों के आने के बाद खत्म हो गया था। उन्होंने हर एक को इक्वल कर दिया था। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम था कि सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो कि टेम्पल को मेंटेन कर सकते हैं। ओरिजिनली ब्राह्मण जो थे वो टेम्पल के मेंटेनर्स होते थे। दिस इज गोइंग बैक 2000 ईयर्स। वो पंडित नहीं होते थे, एक तरह का रेस्ट हाउस होता था टेम्पल। लोग ट्रैवल करते हुए आते थे तो उनको वहां पे फ्री खाना, फ्री अकोमोडेशन मिला करती थी। फिर टाइम के साथ लैंडलॉर्ड्स ने, वडेरों ने, चौधरियों ने, मैं खुद भी चौधरी हूं तो ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, उन्होंने देखा कि यार हार्वेस्ट के टाइम पे यहाँ से ज्यादा लोग गुजरते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे टाइम पे ना एक काम करो, फेस्टिवल शुरू कर देते हैं। फेस्टिवल करने से क्या होगा, मार्केट लगेगी, मार्केट लगने से क्या होगा, इनको मौका मिलेगा अपना जो भी हार्वेस्ट है वो यहीं बेच दे, ये फंक्शन वंक्शन करके वो भंग पी के वापस चले जाए। ठीक है, दिस हैज बीन सिस्टमैटिकली हैपनिंग सिंस देन। अभी भी ऐसे ही होता है, आपको ये हर रिलीजन में मिलेगा। ईस्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्रिसमस का मिलेगा। वो क्या है, हार्वेस्टिंग के टाइम है, यहां से करप्शन शुरू हुई है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप हिंद के रहने वाले हो तो यू कम इनटू दिस इकोसिस्टम कि ईदर यू आर बॉर्न एज डिवाइन, ईदर यू आर बॉर्न एज अ किंग, और यू आर बॉर्न एज अ पेजेंट। ये जो पेजेंट वाला पार्ट है, इसके अंदर ये लोग जबरदस्ती मुसलमानों को फिट करना शुरू हो गए। ये अंग्रेजों ने करना शुरू किया है। वरना जब आप एक्चुअल हिंदुइज्म को स्टडी करते हो तो हिंदुइज्म के अंदर एक रिलीजन है जिसको सनातन कहा जाता है। ठीक है, सनातन धर्म। जो जेन्युइन बंदा है ना, जो एक्चुअल में हिंदू है, जो हिंदुइज्म को समझ रहा है, वो सनातन की तरफ खुद ब खुद जाएगा। एंड सनातन इज मोनोथिज्म, उसमें पॉलीथिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 3 लेयर्स जो बनाई गई। For our viewers that don't understand, what do you mean by that? Like, मतलब that means that there are not many gods. What does it mean? देखिए, हिंदुइज्म में या हिंद में आपको इजाजत होती थी कि आप जो चाहे, जैसे चाहे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें। दिस वॉज बीइंग कॉल्ड एन हिंदू। तो बिफोर पार्टीशन वी वर एक्चुअली हिंदूज। पार्टीशन के बाद से वो नाम ही चला गया, अब हिंद है ही नहीं। अब पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। तो हिंद वॉज बेसिकली सब कॉन्टिनेंट रीजन। हिंद के इलाके के रहने वाले को हिंदू कहा जाता था। हिंदू का मजहब से जो ताल्लुक है वो तो ब्रिटिशर्स ने आके डाला, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सोसाइटी को। वही देख रहे थे ना, मुसलमान है, इनको किसी चीज से डर ही नहीं लगता। उन्होंने बराबर में देखा कि ये हिंदू है, ये पहले रूलर होते थे, अब ये इनके अंडर आ गए। तो उन्होंने उनके स्क्रिप्चर्स निकाले, हिस्ट्री निकाली, उसमें उन्होंने देखा ये कास्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है। ठीक है, डिवीजन के हिसाब से। और उस कास्ट सिस्टम के अंदर मेंशन्ड है कि जो गोरी चमड़ी वाला होगा वही ब्राह्मण होगा। अब ब्रिटिश ने कहा ये तो हमारे फायदे की बात है, हम तो सारे ब्रिटिशर्स गोरे हैं। तो वो जानबूझ के सिस्टम को वापस लेके आए। आप अगर हिस्ट्री भी उठा के देखें ना, ब्रिटिशर्स की आने की, जो आपकी 1857 की वॉर हुई है, जिसके बाद किंगशिप आई है यहाँ पे, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। ये जो आए, इन्होंने सिस्टमैटिकली पूरा सिस्टम री इंटीग्रेट किया है। ये 3 लेयर सिस्टम। ठीक है, वो जो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये नस्ल परस्ती का कॉन्सेप्ट है, ये गोरों का डाला हुआ है। और आज तक वही है जो इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी हिंदू से मिलोगे जो इंडिया के आए हैं, आप उससे 15-20 मिनट बैठ के बात करो, आपको कोई फर्क ही नहीं फील होगा। सेम जीन्स है, सेम एनवायरमेंट है। यहां तक कि हम जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मैं अपनी बात ही करूंगा, कोई और ऑफेंड हो जाएगा किसी और की करूं, तो आई एम अ 10th जनरेशन मुस्लिम। ठीक है जी, मेरी जो ब्लड लाइन पीछे से जा रही है वो राजपूत से है। तो आज से 11 नस्ल पहले हम लोग आग की पूजा करते थे। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं हिंदू हूं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन मैं हिंदू था 1947 तक। 1947 के बाद जियोपॉलिटिक्स और आपकी जो डेजिग्नेशन है एरिया की, वो चेंज कर दी गई है। इसलिए इस वक्त जिनको आप ये आरएसएस कह रहे हैं ना, ये भी ये ब्रिटिशर्स की ही फंडेड है। कि ये एक्सट्रीमिस्ट क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि इनका रूल होता था, ये आपने सुना भी होगा, बड़ी मशहूर कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। वो कंफ्यूज कर दिया। अब हिंदुत्व इज बेसिकली एन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, इट्स नॉट अ रिलीजन, तो प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। Is the point to sort of, मतलब अब हिंदुत्व से मुझे अब ये समझ आ रहा है, is basically to bring Hind back to what it was, Pakistan, Bangladesh, India, हाँ, whatever certain parts, Sri whatever it is. अखंड ये भारत। ये लॉजिक है जो द वर्ड अखंड दे भारत, द ये वर्ड जो दे यूज इज आरएसएस की अखंड लॉजिक भारत। है। अच्छा, आपको और So डेप्थ they में don't जाना want है? to convert us. कन्वर्ट नहीं, दे वांट टू किल। वो ब्लड लाइंस भी बिलीव करता है। ये जो हिंदुत्व वाला कॉन्सेप्ट है, ये आ रहा है स्क्रिप्चर्स की मैनिपुलेशन से, और ये मैनिपुलेशंस ब्राह्मण कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट ब्राह्मण है, सारे नहीं कर रहे। जिस तरह हमारी तरफ भी आपको ये दिखेगा, मुल्ला होते हैं, मुफ्ती होते हैं, अगर वो फंडेड होते हैं या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है तो वो मैनिपुलेट करते हैं, आयतों को घुमाएंगे, अपने तरीके से फतवे निकालेंगे। तो वहां भी ये सेम सीन हो रहा है।
लेकिन वहां पे ये चीज ब्रिटिश फंडेड थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आवाम जो है, जो पब्लिक थी, उसमें हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम्स कम थे। तो ब्रिटिशर्स ने डिसीजन यही लिया कि जो मेजोरिटी में, इनको इनको हम कंट्रोल करें, इनको लीनियंसेस दे ताकि आसानी से इनके साथ इंटरेक्शन हो सके। मुसलमान कम थे, तो वो मुसलमानों को फिर आगे से थोड़ा सा ढीला देखते थे। फिर उसमें हमारे सारे फाउंडिंग फादर्स आ जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना आ गए, ये सर सईद अहमद खान आ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब जान लगा के पढ़ाई की, और ये एलीट लेवल भी थे ना, इनके पास एक्सेस थी। तो इन्होंने फिर उन सिस्टम्स को एक तरह से इन्फिल्ट्रेट किया और पूरी जान लगा के इन्फिल्ट्रेट किया, इतना किया कि मुल्क बना के बाहर आ गए। You have to understand this on a very, very basic level. हिंदुत्व is no different than the ख्वारिज या ये जो आप आईसिस के लोग देखते हैं, क्योंकि ये रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इसकी एक क्या कहते हैं, करप्शन को फॉलो कर रहे हैं जो इनका लीडर इनको दे रहा होता है। जब आप एक्चुअल स्क्रिप्चर्स में जाते हो ना हिंदुइज्म के, तो उसमें दो ही हैं जो कि कहते हैं कि इनकी स्क्रिप्चर्स है। एक कहलाता है उपनिषद, ठीक है, दिस इज लाइक 4-5,000 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा है वेद। वेद और ये दोनों लिटरली अगर आप ट्रांसलेट करो ना उर्दू में, तो देर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन। वेद या उपनिषद को कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो मल्टीपल लोगों से डबल चेक हुई हुई है, जैसे हमारा हदीसों का हिसाब होता है, ये उस तरह से है। बट वहां प्रॉब्लम ये आई है कि अराउंड 70% रफली ऑफ द उपनिषद्स, वेदास, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, दे हैव बीन लॉस्ट इन टाइम, दे हैव गॉन फॉरएवर। अब वो रिकवरेबल नहीं है। यहां पे उनके पास रूम आ जाती है फॉर करप्शन, फॉर प्लेइंग विद योर माइंड, क्योंकि आप खुद जाके संस्कृत तो पढ़ोगे नहीं, संस्कृत पढ़ने में जान लगती है। आप किसी ना किसी से जाके पूछोगे, वो फिर आपको घुमाएगा अपने हिसाब से। बिकॉज इस वक्त जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ना मंदिर का या टेम्पल का, वो रेस्ट हाउस होता था, ठीक है, अब वो खत्म हो चुका हुआ है। अब मंदिर इज अ वे ऑफ अर्निंग मनी। जितनी फंडिंग आप एक रिलीजियस जगह से जनरेट कर सकते हो ना पर डे, मतलब ये आपको इंडियन टैक्सेशन और उसमें भी देखने को मिलेगा कि मंदिरों से दिन के हिसाब से कितना पैसा आ रहा होता है। अब वो सारा का सारा ये निकाल रहे हैं आरएसएस को और इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको सफाया करना है नस्लों का। ये वही जेनोसाइडल सोच है जो बस देखिए, पावर है सर, उनको पीछे से गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, वो माइंड पक्का हो चुका हुआ है। तो महात्मा गांधी है, उनको मारने वाले कौन थे? वो कौन शख्स था जिसने जाके मारा था? आरएसएस का बंदा था। क्यों मारा था? बड़ी मशहूर बात है ये। वो सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं महात्मा गांधी, अपने लोटे में पानी भर के मैं अपना वो मुंह हाथ धोऊंगा, पीछे से आके बंदा मार के चला जाता है। क्या कह रहा है? ये हिंदुओं को खराब कर रहे हैं, हिंदुओं को करप्ट कर रहे हैं। जो वाहिद बंदा जिसकी वजह से फिर भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी या को कहते हैं ना थोड़ी हमांगी आ रही थी, क्योंकि ये एक गांधी एंड जिन्ना दे वर प्रोपगेटिंग कि ठीक है मुल्क अलग हो गए, लेकिन एक रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश करो, ठीक है ना, लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बराबर में बैठे हैं। बहुत सिंपल करके बोल रहे हैं, ये गांधी बोल रहे थे, वो जाके दूतवा ने मार दिया। नहीं कर सकते भाई। अगर दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे तो उनका प्रोपेगेंडा का मकसद क्या हुआ? फिर वो अपने आप को सुपीरियर कैसे दिखाएंगे? इसकी और डेप्थ भी है। यू रियली वांट टू गो इनटू मोर डेप्थ? श्योर। ओके, जब आप उपनिषद को पढ़ना शुरू करते हो ना, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि बुत पूजा मना है, आइडल वर्शिप स्पेसिफिकली उन्होंने हराम की हुई है। और उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद्स में, उपनिषद्स आर डॉक्यूमेंटेशंस कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं ना अल्लाह ताला से लो लगाना, वो कहते हैं ईश्वर से कनेक्ट करना है। ईश्वर की जो पहली मैनिफेस्टेशन है वो ब्रह्मान कहलाती है, जिसको आप यूनिवर्स कहते हो। हमारी लैंग्वेज में, इस्लाम में, इसको कहा जाता है द सुपर सोल, रूहुल कुद्दूस, पहली रूह जो बनाई गई जिससे फिर बाकी सारी चीजें मैनिफेस्ट हुई हैं। तो ये जो ब्राह्मा है, जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हो, वो अपेरेंटली ये बात करके आपको आइडिया हो जाएगा कि वो डिस्ट्यूनिंग तो है या नहीं, लेकिन ब्राह्मा है समवन हु इज बॉर्न कनेक्टेड टू द डिवाइन, जिसको डायरेक्ट ब्राह्मण से कनेक्शन मिला हुआ है। जो आपको यहाँ पे भी थोड़ा कल्चर मिलेगा, वो 2 नंबर पीर फकीर नहीं होते कि मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मेरा ये जिक्र कर, ये वाली करप्शन। मुसलमानों ने बाकायदा ये पूरा नेटवर्क और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ करप्शन ये हिंदुत्व से उठा के इस्लाम में भी काफी हद तक इमिग्रेट कर दिया हुआ है। मतलब इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि एक हद तक अवेयरनेस इसकी फैलना शुरू हो रही है, वरना तो आई थिंक एक वक्त ये भी था, कोई 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ये तावीज गंडे, बाबाओं के पास जाना, वजीफे कराना, दिस वाज रैम्पेंट। एंड मैं कराची का हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की जो इलीट सोसाइटीज है, ये वहां के लोग थे जो सबसे ज्यादा कर रहे थे। बाबाओं के उनके वो हड्डी लगा के बैठे, वहां पे लैंड क्रूजर आके रुक रही है, वहां पे बड़े बड़े खानदानों की औरतें आ रही है, मुंह छुपा छुपा के पता नहीं कितने पैसे देके जा रही है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब इस करप्शन से आ रहा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्राउड, कि कंफ्यूज कर दो इनको। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर आप हमेशा बाहर से वैलिडेशन ढूंढोगे। ये जो हिंदुत्व सिस्टम है, ये इसके लिए डिजाइन है कि आप जब तक वापस अपनी ओरिजिनल रूट्स पे नहीं आओगे,
आप अपना हक खो रहे हो, अपनी रियलिटी खो रहे हो, आप अपनी पहचान खो रहे हो। अरे भाई, आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपके आपके एक्शन से होती है। आपकी ब्लड लाइन जो भी हो, आप अपने एक्शंस के जरिए उससे नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। ये चीज जो है ना, कंसिस्ट बड़े मतलब प्यारे तरीके से हिंदुओं के दिमाग से या हिंद के रहने वालों के दिमाग से निकाल दी गई है कि आपको अपने छोटे छोटे पॉकेट्स बनाने पड़ेंगे, कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी। वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना वो डाला गया है कि हिंदू एक नेशन है, ठीक है, सिख एक नेशन है, मुसलमान एक नेशन है, जबकि ये नेशंस नहीं है, ये रिलीजन्स है। नेशंस हुआ भी नहीं करते थे पहले, एम्पायर्स होते थे। ये जो हिंदुत्व का प्रॉब्लम है, ये नेशन का प्रॉब्लम है, और ये बहुत रिसेंट है, ये 1950s का है। लेकिन इसकी जो बुनियाद पड़ी है वो अगर आप ट्रेस डाउन करोगे 1857 से पड़ रही है, जब पहली दफा पूरे हिंद के लोगों ने यूनाइट होके ब्रिटिश के खिलाफ जंग की थी, जिसको म्यूटनी भी कहते हैं, बड़ी मशहूर है 1857 की म्यूटनी। ये उसके बाद होना शुरू हुआ है। उन्होंने बाकायदा, वो था ना इनकी, इस पे वो फिल्म भी है उसकी, आमिर खान की, कि इनकी जो गन्स होती थी उनके अंदर जो कार्ट्रिज लगती थी, वो कार्ट्रिज में से बुलेट ऊपर मूव करने बिल्कुल, के लिए मंगल ना, पांडे। मंगल पांडे इज वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने सबसे पहले रिवॉल्ट किया था। ठीक है, तो वो उन्होंने ये बाकायदा बात फैला दी थी कि ये जो चर्बी है ये बड़ी हल्की क्वालिटी की है इस बात पे हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए थे। कैन यू बिलीव दैट? इतना खतरनाक यूनाइट हुए थे कि सिस्टम बियॉन्ड रिपेयर उन्होंने कोलैप्स किया था। वो बचा कैसे है? क्योंकि टॉप पे जो लोग बैठे थे उन्होंने फिर जाके वो ग्राउंड के पास गए ना कि देखिए ये हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने, ब्रिटिश ने फिर पीछे से सपोर्ट देना शुरू की, वरना पहले तो प्राइवेट कंपनी थी। अब आप मुसलमान हो तो ये आपका पर्सनल फेल है ना, ठीक है, आप एक इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, आप हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हो, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन। अगर आप जनरल हिंदू एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे तो ह्यूमैनिटी आती है ना। आपका जो भी मजहब है वो आपका मजहब, अकेले जाके प्रैक्टिस करो। मुझे तो कोई हक नहीं बनता आपको मारने का या फोर्स करने का कि आप मेरे बिलीफ की तरफ कन्वर्ट हो। ये जो फोर्सिबली कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, मिशनरीज का कॉन्सेप्ट है, मिशनरीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इंडिया के अंदर, हिंद के अंदर जितनी भी क्रिश्चियनिटी आई है फोर्सिबली आई थी। ऐसा नहीं है सारे फोर्सिबल है, लेकिन बाकायदा मिशनरीज भेजे जाते थे, उनको फंडिंग दी जाती थी, वो जानबूझ के गरीबों के पास जाते थे, ऐसे लोगों के पास जिनके हालात इतने बुरे हैं कि वो ये मतलब खुदकुशी पे आए हुए हैं, नाउजुबिल्ला बच्चों को बेचने पे आए हुए हैं, उनको जाके फंडिंग देते थे, कहते थे देखो जीसस तुम्हें बचा रहे हैं। समझ रहे हैं? इस तरह से एक ये क्रिश्चियन एरा है जिनको साइड पे किया गया, दूसरा हिंदूज है जिनको प्रोमिनेंट किया गया, क्रिश्चियंस को क्रिएट किया गया ताकि उनके जो ऑफिसर्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, वहां पे उनको फिट किया जाए। वहां पे ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स ना आ पाए, लेकिन इवेंचुअली हम आ गए सर, इतना बुरी तरह आ गए कि हमने उनको ही भगा दिया। जब मुगल्स आए थे तो मुस्लिम्स ने कुछ हद तक ये नहीं किया? मतलब जो कन्वर्जन की बात है या जो ऑब्वियसली एम्पायर्स की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी हैं वो हाँ यही हाँ। आर्ग्यू करते हैं ना कि यार हमने हमें आके पहले तुम लोगों ने रूल किया और फिर हम्म आके ब्रिटिश ने रूल किया, तो हम्म। हमें तो अब हमारी बारी है रूल करना। एंड दिस इज़ अ वेरी लेमैन ब्रेन माइंडसेट वॉशिंग है, ऑफ द एवरेज। ब्रेन वॉश्ड है ना जी तो आप डिडंट अगर। द मुगल्स रूल ओवर देम? अच्छा, बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है इस्लामिक ठीक है, और एक होता है आपका मुगल। इसमें फर्क है। व्हेन द मुगल्स केम ओवर हियर, उन्होंने यहाँ पे बादशाहत लगाई थी, एम्पायर बनाया था। वो हार्डकोर इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ट्राई जरूर किया, लेकिन भाई वो वो जहांगीर बाबर तक आते आते इतने ज्यादा डाइवर्सिटी थी यहाँ पे कि दे ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग कि किसी तरह वो इसमें फिर वो ये दीन इलाही है जो बहुत मशहूर है, जो एक एक्सपेरिमेंट थी जो आई थिंक जहांगीर थे जिन्होंने की थी, कि एक ऐसा रिलीजन बना दे जिसमें मोनोथीज्म की बेस पे हम सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को सबको यूनाइट कर पाए। वो ये हरकत करना चाह रहे थे आपका जो वर्ड हिंदू है, ये वर्ड हिंदू आ कहां से रहा है, ये आपको पता चलेगा, आप और सर पकड़ लोगे हिंदू वर्ड हिंद से आ रहा है, और हिंद वर्ड सिंध से आ रहा है, क्योंकि हिंदू जो पूरी सिविलाइजेशन निकली हुई है वो सिंध से निकली हुई है। मैंने इस पे पॉडकास्ट बना के वो वीडियो बना के डाली थी, तो एक बंदा इंडिया से उसने कमेंट किया, तो वो गुस्से में आ गया, उसने कहा पाकिस्तान तो कभी हिंद में आया ही नहीं। वो सही कह रहा है नहीं आया, क्योंकि यहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। इसमें आपका मोहनजोदाड़ो आ जाता है, इसमें हड़प्पा आ जाता है, इसके अंदर आपकी मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन आ जाती है। ये जो हम उपनिषद वेदास जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिनकी बेस पे ये सारे हिंदुइज्म के, सनातन के सारे धर्म की इंटरप्रिटेशन आई है, ये लिखे गए हैं आज से 4,500 से 5,000 साल पहले। और हेयर्स द ट्रिपी पार्ट, जब आप और डेप्थ में घुसते हो तो ये वो टाइम था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा भी थे और पूरी दुनिया में मूव कर रहे थे। ठीक है, वो कभी भी एक जगह ज्यादा देर टिक के नहीं बैठते थे, वो यहाँ हिंद तक भी आए हैं और उन्होंने हर जगह जा जाके तबलीग की है। तो ये जब आप सहीफे निकालते हो ना उपनिषद के, और आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उनको निकालते हो,
करें ये हिम्मत, बैठे जरा, उनको कंपेयर करने की कोशिश करें, आपका सर घूम जाएगा। ये उनकी तालीमात है, लेकिन ये उनसे डायरेक्ट नहीं ली हुई, ठीक है। इसमें 2 जनरेशन का गैप आ रहा है, जिनको हम ऋषि कहते हैं। ये हिंदी का वर्ड है, संस्कृत का। ऋषिज वर बेसिकली डॉक्यूमेंटेटर्स थे, लेकिन वो कोई भी चीज डॉक्यूमेंट करने से पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब आप जाके एक नॉर्मल आदमी को बोलोगे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, डेवलप कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्शियसनेस आइडियल लेवल का करो, टॉप लेवल का करो, तुम जिंदगी भर खुश रहोगे, तो वो आपके पास आएगा कभी दोबारा? वो अपना सिस्टम खुद जाके बनाएगा। उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि इवेंचुअली आपका गोल क्या है, आपने खुद को समझना है और आपने डिवाइन को अपने अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना। और अंदर कैसे ढूंढना है? अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि आप सोसाइटी का कोई ऐसा कहते हैं प्रोडक्टिव स्प्रॉकेट बनो कि सोसाइटी आपसे प्रोपोगेट हो रही हो। ये पढ़ा रहे उपनिषद। उपनिषद में कहीं राम नहीं है, उसमें कहीं पे आपको हनुमान नहीं मिलेगा, उसमें कहीं आपको किसी ऐसे कैरेक्टर का नाम नहीं मिलेगा जो आगे की बुक्स में है, जिसमें गीता आ जाती है, जिसमें रामायण आ जाती है। ये सारी मैंने पढ़ी हुई है। देखिए ये जो तो ये बाद में कैसे आई? ये लिखी गई है, इन्हीं ऋषिज ने लिखी है, साधु कह लें, ऋषिज कह लें। अब ये जो किताबें हैं ना, ये डिवाइन बुक्स नहीं है, ये मेटाफोरिकल बुक्स है। अब एक ये आप यूं समझ लें उस जमाने के लुमिनाटी थे, ठीक है, लेकिन ये अच्छे वाले लुमिनाटी थे, अभी करप्ट नहीं हुए थे, करप्ट अभी रिसेंटली हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन को लेयर्स में दे रहे थे। अब एक बेसिक आदमी है, वो कहानी पढ़ेगा ना, वो सिर्फ पहली लेयर पढ़ेगा कि अच्छा ये हीरो है, ये विलन है, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर मीडिया पढ़ा हुआ है तो उसमें से पहले फिर वो प्लॉट निकालेगा या स्टोरी का स्ट्रक्चर निकालेगा। लेकिन ये ऋषिज होते थे, ये 4 से 5 लेयर्स में काम करते थे। ये फिर थर्ड लेयर भी बनाते थे। थर्ड लेयर में क्या है, इसका सोसाइटल मतलब क्या है, जैसे अगर कहा जा रहा है ओम नमः शिवा, तो ये सोसाइटी में कैसे अप्लाई होगा। फिर इसका 5वां, छठा, 7वां, इस तरह से उन्होंने लेयरिंग की हुई थी। और ये आपको डिकोड करना अगर नहीं आता तो आप पहले दूसरे ट्रांसलेशन पे ही फंस जाओगे। समझ रहे हैं ना सर? अब वो ट्रांसलेशन कैन यू करना, गिव मी एन एग्जांपल? एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मुझे एग्जैक्ट उपनिषद कोट करनी पड़ेगी। मुझे उपनिषद पढ़े हुए तकरीबन 6 महीने हो गए। उपनिषद के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मलेस गॉड का, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक गॉड विच इज मैनिफेस्टेड, विच इज डिवाइन, जिसको ये लोग अवतार कह रहे हैं। अवतार का वर्ड बाद में आ रहा है, उपनिषद में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, दैट इज फॉर्मलेस, टाइमलेस है, फॉर्मलेस है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, बट यू कैन कनेक्ट टू इट। इसके अलावा पूरे उपनिषद में और कोई देवी देवता का जिक्र है ही नहीं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को पब्लिक को समझाने के लिए भगवत गीता लिखी गई है, ठीक है, रामायण लिखी गई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्चर्स हैं जो लिखे गए हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने लिखे हैं वो डिवाइन लोग नहीं थे, वो बेसिकली रिसर्चर्स थे। मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे इस वक्त याद है। जैसे ये अगर आपने कृष्ण का नाम सुना होगा, ये लॉर्ड कृष्णा जिनको कहते हैं, जब आप उनके थोड़ी सी हिस्ट्री निकालते हो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है जिसमें ये अर्जुन को बता रहे होते हैं। अर्जुन जो है वो जंग शुरू होने वाली है, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, जरा डिटेल वाला वाक्य है, लेकिन अर्जुन जो है वो जंग होने वाली है और उससे पहले कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं। तो उस पर लॉर्ड कृष्ण या कृष्णा उसको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें डरने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब डिवाइन है। यहां तक कि लॉर्ड कृष्ण उनको दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर डिवाइन लाइट है, जैसे मेरी डिवाइन लाइट है ना, इस तरह तुम्हारे में भी है, तुम उस तक पहुंच नहीं पाए हो। ये भगवत गीता में और उसमें लिखा हुआ है। तो दिस इज नॉट लिटरल ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब लाइट का मतलब ये थोड़ी है कि लिटरल लाइट निकल रही है। वो बंदे का ऑरा ऐसा है कि जब आप उसके साथ बैठ रहे हो तो आपको कामनेस फील हो रही है। और अगर वो लाइट निकल भी रही है तो हम केपेबल नहीं है देखने के, क्योंकि हमारा नेचर से कंप्लीट कट ऑफ है। देखिए इस वक्त ह्यूमैनिटी जिस पॉइंट पे चल रही है ना, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, बहुत पीछे हैं। हमारी बेसिक स्किल्स ही तबाह हो चुकी हुई है, सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी खत्म है, हमें हर चीज स्टोर से खरीदनी है, हमारा अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा वाटर से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारे कनेक्शंस पे काम करने को कहती है उपनिषद। और जो लोग इसको लिटरल नहीं समझ पा रहे होते हैं, जो उपनिषद की संस्कृत को नहीं समझ पा रहे होते, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए ये स्टोरीज, ये नैरेटिव्स, ये सारी चीजें लिखी गई। बट जिन्होंने लिखी उनको 3-4 हजार साल हो चुके हैं मरे हुए सर। अब जो लोग हैं वो उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, मोल्ड करके हिंदुत्व कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, अगर आप इसको डिकोड करो जो संस्कृत में कह रहे हैं, वो गलत तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन राम कौन है? देयर इज नो प्रूफ ऑफ राम, डिड ही इवन एग्जिस्ट? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। व्हाट अबाउट कार्मा? बहुत कॉन्वर्सेशन होती है वेस्ट में भी, इट्स यूज्ड क्वाइट अ बिट। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? अच्छा, मतलब इट्स अ हिंदू टर्म और इट्स एन इंडियन टर्म? आई डोंट नो व्हाट टर्म इट इज।
टर्म क्या है सर? कार्मा है। कार्मा का मतलब एक्शन होता है। कार्मा कर्म से निकला हुआ है। तो योर एक्शंस विल डिफाइन व्हाट योर लाइफ विल बी लाइक। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस है कि तुम्हारा कार्मा खराब हुआ है, तुम्हारा कार्मा अच्छा हुआ है। देखिए, आई आई वर्क एज अ स्पिरिचुअल कोच, आई प्रोफेशनली डू दिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरे पास लोग आते हैं कि मुझे अपना कार्मा ठीक कराना है। मैंने कहा, कार्मा ठीक कैसे होता है? पहले मुझे ये बताओ, ये खराब कैसे हुआ? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, कार्मा क्या है? आप दिन भर क्या कर रहे हो? दोज आर योर कार्मास। वो आपके कर्म है, वो आपके एक्शंस है। एक्शन को संस्कृत में कार्मा कहते हैं। अब जितने डिवाइन एक्शंस होंगे, डिवाइन का मतलब यही है ना, दूसरे की भी परवाह कर रहे हैं, दूसरे को भी साथ में लेके चल रहे हैं, उतना आपके अंदर गिल्ट नहीं होगी। अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको जो रिलीजन दिया गया है आपने उसको अंधाधुंध फॉलो कर लिया है, तो आपका कार्मा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपके जो एक्शंस है उनके पीछे कोई मैसेज, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है, बाहर की वैलिडेशन है। ये कार्मा खराब होना होता है। कार्मा सही करना है, अपने अंदर अपने आप को थोड़ा टाइम दें। नमाज के बाद 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे और सिर्फ फील करें कि मैंने जो दुआ की है, मैंने जो कुछ किया है, मैंने अभी अल्लाह से कनेक्ट किया है, अब मुझे क्या फील हो रहा है। आपका कार्मा ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सनातन की तरफ आते हो या फिर उपनिषद की तरफ आते हो, तो उसमें योगा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, योगा क्या है? आपकी बॉडी आपका कार्मा स्टोर करती है। ठीक है, मसल्स के अंदर मेमोरी होती है। अभी भी अगर आप अपनी बॉडी को 2 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे, आपको कहीं ना कहीं पे टेंशन या स्ट्रेस फील होगी कि खिंचाव आ रहा है। अच्छा, ये भी एक पूरी डिटेल स्टडी है। क्योंकि आपके इमोशंस आपके माइंड में सेव नहीं हो रहे होते, माइंड में प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो सेव बॉडी में होते हैं। जैसे किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, उसको कंधे में स्ट्रेस बहुत फील होगा, या गर्दन के हिस्से में बहुत फील होगा। ओके, अब किसी के अंदर ग्राउंडिंग का मसला है कि लाइफ में फाइनेंस सही नहीं है, फैमिली सही नहीं चल रही, उसको गट के मसले होंगे, आईबीएस सिंड्रोम जिसको कहते हैं, डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है। यही सारी चीजें योगा में एक्सप्लेन है। अब वो संस्कृत में तो आपको लगता है कोई और मजहब है, वो यही चीज कह रहे हैं। आज के जमाने में इसको ले आओ, मेडिकल साइंस की बात हो रही है। अब आप सनातन और ये सारी चीजें उठाते हो, उसमें वो कॉन्सेप्ट होता है चाक्रास का। आप कहोगे ये चाक्रा क्या होते हैं? उन्होंने इसके ऊपर पूरा हिंदुत्व एक पूरा वो प्रोपेगेंडा बनाया है। चाक्रास और योर एंड्रेनल ग्लैंड्स, आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। पुराने वक्तों में इनको चाक्रा कहते थे, आज इनको ग्लैंड्स कहते हैं। चीज एक ही हो रही है। आप जिसको वहां पे कार्मा कह रहे हो, वो यहाँ पे आके हो जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज लिटरली अ लॉ ऑफ फिजिक्स, ये आपने सुना होगा। अब ये उसी कार्मा की फोर्थ लेयर इंटरप्रिटेशन है। इस तरह से संस्कृत मूव करती है। इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि आप उसमें डेटा डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, वो कॉम्प्लेक्स तरीके से फीड होता ही जाता है, होता ही जाता है। अब जिसमें इतनी नहीं है सकत के वो बैठे हुए सारी चीजों को डिकोड करे, वो तो पहली लेयर ही उठाएगा। वो पहली लेयर में कहेगा कि दो खुदा है। एक खुदा वो है जो दिख नहीं सकता, महसूस नहीं हो सकता, एक वो खुदा है जो दुनिया में है, जो दुनिया में वो अवतार है। ये करप्शन शुरू हो गई क्योंकि उसने डिकोड ही नहीं किया, उसने लिटरल ले लिया। इस्लाम में है ना, अल्लाह ताला की सिफात होती है जो हमें दुनिया में दिखती है, वो उसके दो फॉर्म्स बता रही है फनिशन। वो करप्शन है सर, इंटरप्रिटेशन की करप्शन है। कोई ऐसा है इंडियन स्कॉलर अभी या हिंदू स्कॉलर चलें, लेट मी रिफ्रेज दैट, है। दुनिया में कहीं जो जो आप बातें कर रहे हैं इस तरह की आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे रहा हो ऑन इट? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं ना, इस्लाम में भी बहुत सारी वेरिएंट्स हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, सेक्ट्स हैं, हम्म, फिर कन्फ्यूजन है। क्या ऐसा हिंदुइज्म में भी है अक्रॉस द बॉर्डर, या ये एक सेट एंड फॉरगेट फार्मूला बन चुका है? देखिए, अगर इसकी डेप्थ में जाना है तो जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वो ब्राह्मण है जिनसे मैंने सीखा है। मेरी लाइफ का तकरीबन 2 से 2.5 साल ऐसा गुजरा था जिसमें प्योर एथियस्ट हुआ हुआ था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे इमोशंस क्या है, मेरी थॉट क्या है और मैं क्या हूँ। मैंने कहा जब नहीं समझ में आ रहा, जब समझ में आएगा तब उस तरफ जाएंगे। मैं ब्राह्मणों के पास भी गया हूँ इन ऑर्डर टू लर्न हिंदुइज्म, म्यूजिक सीखने के लिए, जिसको आप राग कहते हो। देखिए, हिंदूज के अंदर मेंशन्ड है कि आखिरी महादेव जो आएंगे ना उनके बाद कलयुग शुरू होगा। वो उनको महादेव कह रहे हैं, हम उनको हजूर सलातो सलाम कहते हैं। वहां पे इतना डिटेल में मेंशन्ड है कि वो अरब के बीच में एक मंदिर है, शिव का मंदिर, जिसको हम काबा कहते हैं, उनकी पैदाइश वहां पे होगी। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कोई हिंदू आके ये क्लियरली नहीं बोलेगा, इसलिए क्योंकि एक उनका रिलीजन प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि अब हिंदू अब मजहब बन गया हुआ है और फैशिस्ट किस्म का मजहब है। अगर वो उसको डीकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो पूरी दुनिया उन पे हमला करेगी, क्योंकि वो इमोशनली फॉलो कर रहे हैं ना, वो उसको इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई हिंदू है जिसकी मौत हो, ये मुझे ब्राह्मण ने बताया हुआ, ठीक है, अगर कोई हिंदू है ना और उसकी मौत का वक्त आ गया है और उसकी रूह नहीं निकल रही, वो कहते हैं ना प्राण फंस गया, तो एक स्पेशल ब्राह्मण को बुलाया जाता है जिसको ये संस्कृत पे कमांड हो।
वो फिर उस बंदे के कान में जाके ना एक इसको कहते हैं मंत्र गलत वर्ड हो जाता है, एक तरह का कलाम पढ़ता है, ठीक है, और वो कलाम पढ़ने से रूह निकल जाती है. यू नो व्हाट दैट कलाम इज? दैट कलाम इज दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड द लास्ट प्रॉफिट या द लास्ट अवतार विल कम एंड सेट अस ऑल फ्री. अब आप ला सकते हो किसी हिंदू को, जेन्युइन ब्राह्मण को तो ले आए, मैंने अकेले में उनसे बैठ के बातें की हैं, उनके रागों पे इतनी डिस्कशन, तभी तो मेरा साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि म्यूजिक हराम नहीं है, म्यूजिक की एप्लीकेशन पे डिफाइन होता है. आजकल जिसको आप म्यूजिक कह रहे हो म्यूजिक है ही नहीं, सारा तो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, लूप्ड म्यूजिक है. जेन्युइन म्यूजिक जिसको आप कहते हो मौसीकी, वो तो नेचर की साउंड है भाई, वो तो इंस्ट्रूमेंट में बनती ही नहीं है वो तो गले से निकलती है या फिर नेचर में होती है. एंड इन दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हिंदुइज्म इज, अगर मैं आपसे पूछूं आज की, नॉट द मे बी द प्योरेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ इट, आज की जो फॉर्म है उसमें मतलब बहुत सारी हमारे साथ डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ भी कुछ हैं. खाना एक मिसाल देता हूँ आपको, हलाल होता है, वो उनका क्या होता है, प्रसाद होता है, क्या होता है, प्रसाद होता है, हमारा ये तबर्रुक चीज़ें, होता है. ये क्या ये चीज़ें भी हमारी सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव हिस्ट्री से, हलाल खाना तो ऑब्वियसली सब मुसलमान खाते हैं, लेकिन कितनी चीज़ें इधर से सिमिलैरिटीज़ हैं, जिस तरह सूफीज़म लोग अक्सर कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि मुशर्रफ एरा में उसको प्रॉप अप किया गया था टू फाइंड एन इनलाइटेंड मॉडरेशन, अदर पीपल से सही कि कहते हैं, एक सही कहते हैं. अच्छा मे बी, क्या कुछ लोग कहते हैं कि उस ज़माने में था वेयर द मुगल्स केम एंड देन दे ब्रॉट इट. मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें, how much of our culture is culture and how much of it is an like how much of our religion is influenced by that particular part of our culture, right? So for I know बसंत होती है, ये होती है, हमारी भी बहुत सारे फेस्टिवल्स उनसे मिलती जुलती हैं, हमारी शादियाँ मिलती जुलती हैं, हाँ लेकिन ना. क्या क्या इनमें से चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीजियसली इंटरट्वाइन होती हैं? नहीं, रिलीजियसली मुश्किल से 10-15% है, ये 80% कल्चरल है. हम जिस तरह से निकाह करते हैं, हम जिस तरह से फैमिली, इवन जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, हम खाते हैं, ये सारा हिंदू कल्चर है. अब आप इसको पाकिस्तानी कल्चर कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि 47 के अंदर एक लाइन खिंच गई है, ये फर्क आया बस. और ये फर्क मेरे लिए ये है कि हम गोश्तखोर ज्यादा है हिंदू जो होते हैं, या जिसको आप कहते हैं ना जो उपनिषद या वेदास को फॉलो करते हैं, वो बॉडी की प्योरिटी में बहुत, देखिए आई काउंसिल हिंदूज एज वेल. मेरी काउंसलिंग सेशंस में मेरे पास हिंदूज आ रहे होते हैं, सिख आ रहे होते हैं, क्रिश्चियंस भी आए हैं, एथियस्ट भी आए हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी का कोच हूँ, मैं रिलीजन का कोच नहीं हूँ. स्पिरिचुअलिटी सब में सेम है. What's the difference? स्पिरिचुअलिटी इज योर स्पिरिट, योर इमोशंस, योर Do you थॉट्स. believe अब आप उसको do you believe that all religions are the same देखिए, in द essence, like सोर्स, everybody wants to go to heaven? देखिए ये ट्रिकी स्टेटमेंट है, ठीक है. द सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन आर द सेम. अब रिलीजन इस वक्त प्रैक्टिस किस तरह हो रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, बहुत डिसोनेंस है. सोर्स सेम है. जो स्क्रिप्चर्स है ना, अगर आप स्क्रिप्चर्स को जाके चेक कर रहे हो, सारे स्क्रिप्चर्स में सेम ही चीज लिखी हुई है. मैं तो ग्नोस्टिसिज्म में घुसा हूं, मैं पेगनिज्म में घुसा हूं, एथियस्ट कितने कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लोर किए हैं. फिर आपके अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं रिलीजन्स के, ठीक है. पुराने वक्तों में असल में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही है ना, अगर आप पूरे को ट्रैक करो, सबसे पहले हम क्या थे, हम जंगलों में घूमते थे. उस वक्त हमारा खुदा कौन था? मदर नेचर, ठीक है ना. इसलिए आपको जो पुराने रिकॉर्ड्स मिलेंगे, आइसिस, काली माता, ये पहला गॉड था हमारा, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. और इसमें आपको थोड़ा सा ना डार्विनिज्म की तरह देखना पड़ेगा कि ये एवोल्यूशन आया विद टाइम. पहले फीमेल गॉड होती थी क्योंकि वो हमारा ख्याल रखती थी, हमें उसका ख्याल नहीं रखना पड़ता था. फिर सिविलाइजेशन बनना शुरू हो गई, मर्दों ने कंट्रोल लिया, मर्द ने कहा ये मेरी जगह है, ये मेरी औरत है, वो तुम्हारी औरत है, लड़ाइयां शुरू हो गई. जब लड़ाइयां शुरू हुई तो ऐसे खुदाओं की जरूरत पड़ी जो तुम्हारे से ज्यादा मजबूत है. यहां से पैंथियॉन्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें आपके ग्रीक्स आ जाते हैं. यहां से फिर आपके हिंदू जो पूरा का पूरा अवतार कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल जंगें चल रही थी, समझ रहे हैं ना. अब एक कबीला है वो काली माता को मानता है फॉर एग्जाम्पल, और एक कबीला है जो हनुमान को मानता है. तो जो जब उनकी लड़ाई हो रही है ना, तो वो एक मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल लड़ाई को उसको ऐसे प्रमोट करते थे कि काली माँ की और हनुमान की लड़ाई हुई तो उसमें काली माँ की विजय हुई. आप स्क्रिप्चर्स में भी जाके देखोगे इसी तरह से डॉक्यूमेंटेड है ठीक है ना. ये गेम चल रहा है. उन्होंने फिर अपनी जंगों को और अपने कल्चर को रिलीजियस कर दिया था. जैसे अगर कोई बंदा है, कोई ग्रीक है, उसको बहुत ज्यादा रेज आई है अचानक से और गुस्से में आके उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जब वो ठंडा होगा पता है क्या बोलेगा? आई एम सॉरी, मुझ पे हेडीज जो है वो हावी हो गए थे, मैं पोजेस हो गया था. उनकी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन या उनकी डेफिनेशन ऑफ इमोशंस या स्पिरिचुअलिटी वो सारी पैंथियोनिक है, समझ रहे हैं ना. उन्होंने वो बुत बना बना के. अब इसमें आपको वो ऋषि का या ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. ब्राह्मण को पता है कि ये जो इसने स्टैचू बना के लगाया हुआ है इसकी पूजा नहीं कर रही है,
दिस इज इंफॉर्मेशन कोडेड, ठीक है। उस जो जिस पोज में बैठा है वो योगा की एक मेडिटेशन का पोज है। जो जो उसके ऊपर चीजें बनी हुई है, जैसे आप देखते हो वो क्या कहते हैं, शिव का आप स्टैचू देखोगे उस पर यहाँ सांप बैठा हुआ होता है और यूं देख रहा होता है। तो दैट्स योर कुंडलिनी एक्टिवेशन, ये उसका सिंबल है कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे आपको महसूस होती है। लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वहां जाएगा, राम के उस पर दूध डालेगा, वो क्या कहते हैं वो शिवलिंग है उसकी सर मारेगा, पैसे रख के वापस आ जाएगा, ब्राह्मण जाएगा जमा करेगा डब्बे में डाल देगा, ये हो रहा है। तो ब्राह्मण रोकता क्यों नहीं उन्हें? कोई एक नेक ब्राह्मण अभी तक आया नहीं है क्या दुनिया में? देखिए नेक ब्राह्मण बहुत आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण है ना वो कभी भी पब्लिक से नहीं इंटरेक्ट करते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, वो सूफी होते हैं, ठीक है। वो अपना टेम्पल कभी नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं बैठे रहेंगे, वो पैदा होने से लेके मरने तक पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देंगे उस टेम्पल की और वहां पे लोगों के आने वालों की मेंटेनेंस करने के लिए। आज के जमाने में ब्राह्मण एक ब्रांड बन चुका हुआ है, ठीक है ना, जैसे सूफी ब्रांड बन चुका हुआ है। हम्म, सूफीज्म जो एक्चुअल में होता है हम्म, और जो इस वक्त आपको मेन स्ट्रीम में दिखेगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आपने परवेज मुशर्रफ साहब की बात की, मैंने इसलिए उस पर हाँ कहा क्योंकि उस वक्त मैं जाबिस में था, हमारे सामने ये हुआ है। उस वक्त नापा की बुनियाद रखी गई है, हम लोगों को एक्सेस दी गई थी इंडिया की। हमारे जाबिस का जो पहला बैच है ना मीडिया साइंसेस का, वो नोएडा इंडिया में जाके ट्रेन हुआ है ताकि ये कल्चरल गैप किसी तरह कम किया जाए। परवेज मुशर्रफ ने बहुत जान मारी कि म्यूजिक को प्रमोट किया जाए, टू द पॉइंट कि उन्होंने रागों को मुसलमान करना शुरू कर दिया था कि ये बिलावल राग है। ठीक है, वो उन्होंने उसके हिंदू नाम रखे, हम इसके मुसलमान नाम रखेंगे ताकि हम पे हलाल हो जाए। यार मतलब ये मैंने रियल टाइम में भुगता हुआ, और ये अभी तक हो रहा है प्रैक्टिस, लेकिन Why do you साउंड think तो that साउंड है, was? वही है ना, अपनी नहीं मैं पहचान बना रहे हैं। अब देखिए वी एज पाकिस्तानीज आर इन अ स्टेट ऑफ कल्चरल शॉक। हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हम बाहर से अपनी आइडेंटिटी को प्रोसेस कर रहे हैं। पाकिस्तानी होना इज मोर लाइक योर एड्रेस कि आप यहाँ रहते हो। पाकिस्तानी इज नॉट दैट ओल्ड, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, ठीक है, मेरी पहचान है। मैं कैनेडियन भी बन जाऊं तो मेरी रूट्स तो यहीं की रहेगी, लेकिन पाकिस्तान मेरी आइडेंटिटी अभी नहीं है फुली। मेरी आइडेंटिटी अभी भी हिंद से कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना। मेरी जो हिस्ट्री आ रही है, मेरे जो कल्चर आ रहा है, मेरे घर में जो चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं, वो हिंद से या उसके राजपूत कल्चर से अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है। अगर मैं उस कल्चर को निकाल दूं या डाल दूं, दैट्स नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद योर रिलीजन। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो बहुत ही सिंपल है। इस्लाम में निकाह क्या होता है, आपने कम से कम 4 लोगों को जमा करना है, कहना है कि ये गवाह, और आप अपना निकाह खुद भी पढ़ा सकते हो। निकाह हो गया, उसके बाद आपने सबको खाना खिलाना जरूरी है, एज आप सोसाइटी को बता रहे हो बेसिकली कि अब हम दोनों साथ हैं। दैट्स इट। हमारा कल्चर क्या है, 5 से 6 7 फंक्शंस होते हैं, यू नो, मेहंदी हो रही है, माइयों हो रहा है, निकाह हो रहा है। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे कल्चर में खानदान इतने फैले हुए होते हैं कि उनको जमा करने में टाइम लग जाता है। यहां से ये चीज आ रही है। अगर आप ये समझ रहे हो कि मेहंदी हलाल है या हराम है, तो वो आपके कल्चरल परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कहां से आ रहा है। वरना इस्लाम में तो सिर्फ इतना, आपने निकाह कर लिया, साइन कर लिया पेपर, ठीक है, गवाह हो गए, इस्लामिक हिसाब से यूर डन, शरीय हिसाब से कंप्लीट है। वो पेपर भी आप जो साइन कर रहे हो वो भी इस्लाम में कंपलसरी नहीं है, वो तो आपको गवर्नमेंट के लिए करना पड़ता है ताकि शनाख्ती कार्ड पे नाम आ जाए। इस्लाम तो इतना सिंपल है। हम खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं ये हमारा हमारे उसका सकाफत का हिस्सा है। सकाफत का हिस्सा है ना, मजहब का हिस्सा नहीं है। सर आपने एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा कल्चर का इशू है, और अब मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान वाली साइड ऑफ द बॉर्डर पे लेके आता हूँ, और मैं इस चीज़ से खुद कंफ्यूज होता हूँ। आपने अभी कहा ना कि मुशर्रफ साहब का बड़ा दिल था कि हम किसी तरीके से जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है उसको भी अपनाएं, और ये मैंने भी नोटिस किया। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन हमने नेपा, म्यूज़िक, कल्चर, ये सारी चीज़ें, सूफीज़म, इनलाइटेंड मॉडरेशन, ये वो किया। लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती, आज भी जब मैं किसी फ़ौजी सीनियर ऑफिसर से मिलूँगा तो वो कहेगा कि यार हमने ये कल्चर ना अपनाना है। लेकिन एक अजीब सा सिचुएशन है कि मुशर्रफ साहब ने कारगिल की और जंग लड़ी, किसी तरीके से उनसे जंग लड़ने के लिए। मुशर्रफ साहब ने मेरे सामने कॉन्फ्रेंसेस पे, डिफरेंट जगहों पे जाके बजा दी इंडियंस की, ठीक है। लेकिन साथ लोकली बात ये हो रही है कि उनका कल्चर हमने अडॉप्ट करना है। अब अगर हमने कल्चर अडॉप्ट करना है तो फिर आप जंग क्यों लड़ रहे हैं? मतलब मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती ना कि व्हाई इज इट दैट आई गेस द एस्टैब्लिशमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल भी, हम अपनी क्योंकि आइडेंटिटी समझ नहीं पा रहे, तो हम उसको हर जगह से हिट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि यार जंग हो रही है, गलत है, सही है, खैर कारगिल में तो हम गलत ही थे, लेकिन पॉइंट ये है कि हाउ आर दीज टू थिंग्स गोइंग टुगेदर एंड व्हाट गोज थ्रू पीपल्स माइंड्स इन दैट सिचुएशन? देखिए मजहब या दीन एक बड़ी पर्सनल चीज होती है। आप उसको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते हो, वो आपको दूसरा आके नहीं बता सकता।
ठीक है, अगर दूसरा आगे बता रहा है तो फिर वो मजहब नहीं है, वो फिर कल्ट है। ठीक है, कल्ट से ही कल्चर निकल रहा होता है। वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती, लेकिन दीन एक ऐसी चीज है यूनिवर्सली अप्लाई होता है। अब हम लोग हिस्टोरिकली हिंद से ही आ रहे हैं। अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तानी कि वी आर एन इवॉल्व वर्जन ऑफ हिंदुइज्म, या वी केम फ्रॉम हिंद फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1947, उससे पहले हिंद होता था, तो हमारे पास कोई वजह ही नहीं है लड़ने की इंडिया से। देन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडीइंग हिंदुइज्म, फिर आप खुद पढ़ोगे ना बैठ के, फिर आप ये थोड़ी कहोगे ये इनकी किताबों को नहीं पकड़ना काफिर हो जाओगे, हराम हो जाओगे। और जैसे ही आपने वो किताबें खुद पढ़ना शुरू कर दी, माइंड कंट्रोल खत्म। अब वो आपको बेवकूफ ही नहीं बना सकता। वो टीवी पे जो मुल्ला बोले आप कहोगे उसको जो बोलना है बोले, तो उसे तो पैसे मिल रहे हैं ना बोलने के। मेरे पास तो किताब है, मैंने तो खुद चेक कर लिया। आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी रूट्स क्या है, आपका कल्चरल शॉक खत्म, इसको कल्चरल शॉक कहते हैं, कल्चरल शॉक खत्म हो जाएगा। वो जानबूझ के ये डिसोनेंस डाली हुई है, क्योंकि हमें कोई वजह चाहिए लड़ने की। लेकिन लेकिन किसने मैं आपसे अगर रूट कॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट इसमें बहुत गांधी और जिन्ना की हमने पहले बात की। गांधी जिन्ना दोनों वेस्टर्न एजुकेटेड लॉयर्स, दोनों इंग्लैंड में रहे हुए, दोनों दोस्त, दोनों गुजराती, दोनों सब कुछ साथ कर रहे हैं। कोई ना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस की तरफ मतलब दिखता है। अगर आप फॉर एग्जांपल जिन्ना साहब की फैमिली भी देख लें, उनकी मैरिजेस देख लें, उनकी ज़िंदगी देख लें, नॉट वेरी एक्सट्रीमिस्ट एट ऑल बाय दैट एनालॉजी। British culture. He was a British man. He was a hardcore British man. He accepted it, and he was a very very elite level person. माशाल्लाह, वो मतलब उस जमाने में लाखों करोड़ों में कमाते थे। हम आज भी नहीं सोच सकते जितनी उनकी अर्निंग थी। बिल्कुल। तो वो दोनों तो ऐसे नहीं थे। तो वो हमारे फाउंडर्स या हमारे कायदे आज़म एंड लाइक एज इन दीज आर दी फेसेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उनको भी ये नहीं चाहिए था। अच्छा, अब तो ब्रिटिश राज चली गई ना, अब तो ब्रिटिश राज क्या हमने जाके उधर राज कर लिया है यूके में। सर यही तो आपका मिसकंसेप्शन है। कहाँ गया है वो? लेवल अप कर गया है। अब आप फाइनेंशियली कंट्रोल होते हो, अब आप फिजिकली आपके सर पे बंदूक नहीं है। अब वो जो बंदूक है हर महीने आपके बिल में क्रेडिट कार्ड में लग के आ रही है। दुनिया का फाइनेंस कहाँ से कंट्रोल होता है? चेक कर ले, अभी जाके कर ले। दुनिया के सबसे अमीर ममालिक, उनका सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है? जस्ट मेक 2 + 2 4, आपको खुद ही दिख जाएगा सारा कुछ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम आपको मुल्क दे देते हैं, लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए, एलीट एजुकेशन हासिल करने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द ब्रिटिश, द सन नेवर सेट। आज भी अगर आप इंग्लैंड को उठा रहे हो या लंदन भी उठा रहे हो, उनका जो सबसे बड़ा वे है ऑफ मार्केटिंग और ऑफ कैपिटलाइजेशन, यही एजुकेशन ही है ना। दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी वहां पर है, वो हार्वर्ड तो खैर आईवी लीग आ गया, यहाँ पे वो सबसे पुरानी वाली है ना, मैं क्यों इनका नाम भूल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड हो गया। फिर आपकी ऑक्सफोर्ड आपका ये इंग्लैंड में आ गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी तो बाद में बनी है। फिर इसमें जो सबसे फेमस है वो है RI, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन, जहां पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस सब की रिसर्चेस हुई हैं, उनको प्रेजेंट किया गया। आज तक रॉयल इंस्टीट्यूशन एक्टिव है, मैं उसकी वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ। जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई नई चीज डिस्कवर होती है, सबसे पहले वो साइंटिस्ट वहां पे आके डिस्कवरी देता है। ये उनका एज था। अब क्योंकि उनके पास एलीट लेवल सारी नॉलेज आ चुकी थी, उन्होंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और हमें आगे काम नहीं करने दिया, हमें आपस में लड़ा दिया। हमारे पास अब टाइम ही नहीं है पढ़ने का, लिखने का, समझने का। हम इसी में लगे हुए, कहीं हमें कोई अटैक ना करते, कहीं ये ना करते। अब जब परवेज मुशर्रफ साहब पावर में आया ना, देखिए जब वो पावर में आया था मैं तो बहुत खुश हुआ था। उस पर आई वाज लाइक, आई थिंक 1921 ऐसी कुछ मेरी एज थी। तो चीजें बहुत इजी हो गई थी हम के लिए। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि महंगाई खत्म हो रही है, बट बेसिकली हो क्या रहा था, ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव कल्चर। ठीक है, दैट बैकफायर्ड, एंड बैकफायर्ड बैडली, क्योंकि हमारा कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप नया कल्चर नहीं बना सकते। नया कल्चर बनाने जाओगे ना, वो प्रोपेगेंडा कहलाता है, वो आप कल्ट बना रहे हो। और वो कल्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की, एक हद तक वो कामयाब भी हुए और एक हद तक वो बैकफायर भी किया। कामयाब इसलिए हुए क्योंकि परवेज मुशर्रफ की वजह से इस वक्त आपको मीडिया बूम पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने चैनलों को लाइसेंसेस देना शुरू किए थे, मीडिया को खोलने की कोशिश की। जहां तक मेरी समझ में आता है, उनकी नीयत ये थी कि एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। बट मैं थोड़ा सा वो स्केप्टिकल आदमी भी हूँ। ठीक है, मैं चीजों को नेगेटिवली भी देखता हूँ। तो यहाँ पे अंडरलाइन में ये भी दिख रहा है कि इस कम्युनिकेशन की बेस पे किसी तरह का स्पाइंग चैनल या फिर मॉनिटरिंग चैनल भी खोला जाए, ताकि हम इंडिया की इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि हम ये इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया भी हमारे साथ करता है। हर मुल्क ये करता है, स्पाइंग सिस्टम बनाता है ताकि उसको अपनी पूरी रिपोर्ट मिलती रहे। तो प्राइमरीली हमने ये पूरी एवोल्यूशन देखी थी ना 2001 से लेके अब तक, वो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि हम उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, लेकिन हमारी आइडेंटिटी उनसे सेपरेट हो, ताकि जब हम उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं लगे कि वो हमारे भाई हैं। कोई ना एक स्पेसिफिक क्लियर डिफरेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए, और वो फैक्टर है। ठीक है, अगर आप एक मुसलमान हो
तो एक मुसलमान में सनातन धर्म में बेसिक फर्क यही आ जाता है कि हम अहले बैत को मानते हैं, ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि वो आखिरी नबी थे, वो नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब इस ये इतना बड़ा फर्क नहीं है कि इसकी वजह से हम वो कहें कि वो काफिर है, क्योंकि जब आप उनकी डेप्थ में जाते हो, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, जो एक्चुअल में प्रैक्टिस को समझ के कर रहे हैं, उनको मोनोथीइज्म क्लियर है। ये क्लियर उनको नहीं है जो किसी से सुन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक वो होता है ना कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं, और एक वो मुसलमान है जिसने खुद रिसर्च करके इस मजहब को उठाया। जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यही सेम प्रॉब्लम हिंदुइज्म में है। जो जेन्युइन वाला है वो हिंदू थोड़ी कहेगा अपने आप को, वो सनातन कहेगा, वो अपने आप को ऋषि कहेगा वो अलग अलग किस्म के लेबल लगाएगा, और एंड में जाके वो सारे लेबल उतारना शुरू कर देगा। वो कहेगा मैं एनवायरमेंट से कनेक्टेड हूँ, नेचर से कनेक्टेड हूँ। और सनातन में ये भी बड़ा एक एक्सट्रीमिज्म फिर आ जाता है ना, फिर आप सोसाइटी से बिल्कुल ही अपने आप को डिस्कनेक्ट करके पहाड़ों में चले जाते हो। यहाँ से सूफीज्म आ रहा है। सूफीज्म इज नॉट ए रिलीजन। सूफीज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो हर मजहब में एग्जिस्ट करता है। ये आपको हिंदुइज्म में मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, इस्लाम में मिलेगा, ये हर जगह है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक कंसिस्टेंट चीज है। अब स्पिरिचुअलिटी को उस रिलीजन में कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। उसमें फिर ये सारे ये देखिए, सूफीज जो है ना, इस्लाम के आने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम ने सूफीज्म क्रिएट किया है। नहीं, सूफीज्म इस्लाम के साथ मर्ज हुआ है आके, और सारा सूफीज्म नहीं मर्ज हुआ। जो आपके हिब्रू सूफीज हैं, ठीक है, उनको कबालिस्ट कहा जाता है, वो अभी भी कबालिस्ट ही है वो नहीं है यहाँ पे। वहां यहाँ पे कौन लोग आए, ये फिर एक पूरी डिबेट है। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, और आई एम वेरी लकी कि मैं पिछले 3-4 महीने में ट्रैवल करके आया। मैंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया हुआ ये मैं रिसेंटली करके आया हूँ सर। नॉर्थ में मैं देख के आया हूँ, वहां पे बुद्धा के स्टैचूज हैं, वहां पे इतने पुराने पुराने स्क्रिप्चर्स हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कम से कम 50 फीट ऊंचा बोल्डर, उसको ऐसे यूं बीच में से काटा हुआ जैसे किसी ने छुरी से काटा हुआ, और इस पे इतनी इंट्रिकेट डिजाइनिंग हुई हुई है। मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करूंगा, मैं वहां पे पिक्चर खींच के आया हूँ कि बुद्धा बना हुआ है, उसके नीचे उसके 12 डिसाइपल्स हैं, और लेफ्ट और राइट पे 2 फीमेल एंटिटीज है। नाउ दिस इज गोइंग बैक टू इजिप्शियन एरा सर, ये हायरोग्लिफ है और दिस इज वेयर वी कम फ्रॉम। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है कि हम लोग एक वक्त में बुद्धिस्ट हुआ करते थे। हमने उस सबको हराम कर करके साइड पे कर दिया हुआ है। आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हो ना, हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। और इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हो, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं है। उसको रिलीजियस, वो ना, रिलीजियस बनाया जा रहा है ताकि उसको फैलाने में आसानी हो। जिसपे मार्क ट्वेन का मुझे कोट याद आता है ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यही तो अप्लाई होता है ऐसा थोड़ी है खाली मुसलमानों पे इन पे अप्लाई हो रहा है। हर वो बंदा जो अंधाधुत एक प्रैक्टिस में लगा हुआ है, उसने अपने रिलीजन को ओपियम बना दिया, अफीम बना दिया हुआ। अब हम और डेप्थ में भी जा सकते हैं। Do you think a country can be successful या an empire can thrive अगर उनमें एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सेंटिमेंट हो, जिस तरह पाकिस्तान में है, जिस तरह अभी आपको इंडिया में नज़र आ रहा है, जिस तरह आपको बहुत सारे मुल्कों में नज़र आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं बहुत सारे आपके जीसीसी मुल्क आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम रिलीजन एंड मूविंग टुवर्ड्स टिपिकल नेशन स्टेट्स। सवाल ये है ना कि कैन यू बी successful in the modern era or even in history if you have a very strong religious sentiment, yeah, will religious sentiment always be misused by the powerful? इट विल ऑलवेज बी मिसयूज्ड। देखिए, रिलीजियस सेंटिमेंट है ना, देखिए आपने वर्ड क्या यूज किया, सेंटिमेंट, ठीक है, इमोशन है, आपकी फीलिंग है। फीलिंग कभी भी 3 डिमेंशनल नहीं होती। इमोशन या तो सही होता है या गलत होता है। जब भी आप किसी चीज के साथ अपने इमोशंस अटैच कर रहे हो, आप बायस हो रहे हो। बायस का मतलब ये है कि अब आपने अपनी ओपिनियन बना लिया है, आपके हिसाब से क्या सही है और आपके हिसाब से क्या गलत है। ये चीज लॉन्ग टर्म में हमेशा फंसवाएगी। और डेमोक्रेसी तो आप मुझे कोई एक मुल्क बता दें जहां पे डेमोक्रेसी कामयाब है और वो 100 साल से कम उम्र का है। एक मुल्क बता दें। यहां तक कि यूएस में भी कामयाब नहीं है, वहां पे भी डेमोक्रेसी पे इतने फटे चल रहे हैं, आपकी सोच है। डेमोक्रेसी तो कॉन्सेप्ट ही बेवकूफों वाला है सर। आप मेजोरिटी की सुन रहे हो, मेजोरिटी तो कभी सही होती ही नहीं है आप खुद ही देखें ना। अच्छा, मैं एक और बोले बोले सर। मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, इट्स आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि मिस यूज़ ऑफ रिलीजन होता है, राइट? सो देन हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण को जब पावर मिला तो ब्राह्मण ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एज यूर सेइंग। या फॉर एग्जांपल इधर रिलीजियस सेगमेंट्स ने किस तरह इससे पैसा बनाया, पैसा बना के इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है? फिर आप देखते हैं वेस्ट में इस तरह एक चर्च और स्टेट को सेपरेट किया और चर्च अलग होगी, चर्च सॉर्ट ऑफ फैशनेबल नहीं रही, है ना? देयर यू फिर आए गो।
Good job. You're यस connecting the right तो dots. यस तो जब चर्च एंड स्टेट को सेपरेट किया तो लोगों को फिर भी एक ख्वाहिश तो थी किसी तरीके से हम भी फील करें कुछ अपनी अंदर अंदर। फिर उन्होंने गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। फिर स्पिरिचुअलिटी में लोग आए जिनने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जिस चीज़ से वो ऊपर आए, उनने उससे पैसे बनाए और चीज़ें की। बैड एग्जांपल्स भी आपको दे सकता हूँ, गुड एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। बैड एग्जांपल्स आर द मिसयूज ऑफ फॉर एग्जांपल नीचे विद हिटलर, राइट? आई जस्ट एज एन एग्जांपल, राइट? Example. मेरा सवाल ये आ जाता है ना कि सो मेरा सवाल ये आ जाता है कि करंटली पाकिस्तान हैज़ अ लिबरल कम्युनिटी, ठीक है? Okay. जिसको चर्च एंड स्टेट को सेपरेट करना है, जिनको स्पिरिचुअल चीज़ें चाहिए हैं, यस, ठीक है? उस प्लग में आप सॉर्ट ऑफ आ रहे हैं, ठीक है? जी। अब मुझे कैसे पता, या मैं अगर आपसे पूछूं कि यार अच्छा आप भी तो इस चीज़ से पैसे बना रहे हैं ना, और आप हम कह रहे हैं कि बिल्कुल। यार ये ब्राह्मण गलत, ये वो गलत, ये गलत, लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन है उनके, तो फिर ये सवाल क्या आप पे नहीं ऑल्सो आता कि यार फिर आप भी तो यही चीज़ कर रहे हैं? आप जब लेट से आपके अभी 500 फॉलोअर हैं, जब वो 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, तो विल यू देन बी evil? Like, you know what I mean? How does one define? Because no one, I don't think ever, जितना हमने ब्राह्मण की बात की, no one starts off saying कि मैं गलत चीज़ करने जा रहा हूँ, right? I could be wrong, मतलब maybe that's how it works, but how does this stuff go in the future? देखिए, you need to be very clear in what you're doing. अगर किसी चीज में आप पेमेंट ले रहे हो तो इट्स नॉट समथिंग रिलीजियस, इट्स बिजनेस, एंड आई डू दिस एज बिजनेस. मैंने ये कभी भी किसी को नहीं बोला कि मैं रिलीजियस स्कॉलर हूं या मैं आपको रिलीजियसली गाइड कर सकता हूं. एज अ मुसलमान अगर मैं आपको कुछ बता भी रहा होता हूं, मैं क्लियरली कॉल पे सेशन में बोलता हूं कि दिस इज नॉट मी एज अ स्पिरिचुअल कोच, दिस इज मी एज तलत मजहर टेलिंग यू माई ओन एक्सपीरियंसेस. स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ जोड़ के कंफ्यूजन भी क्रिएट किया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्टैंड अलोन चीज है. अगर आप रिलीजियस नहीं हो ना तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो. योर स्पिरिट इज योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस ऑफ हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन यू आर. ये 5 सवाल है. इन 5 सवालों के जवाब आपने ढूंढ लिए, आपने स्पिरिचुअलिटी का माइंडसेट डेवलप कर लिया. और इसकी कोई मंजिल थोड़ी है, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है. देखिए, मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे कहते हैं तलत भाई मुझे थेरेपी दे दें. मैं कहता हूं मैं दे ही नहीं सकता, आप गलत बंदे के पास आ रहे हो. थेरेपी क्या होती है? वो एक साइकोथेरेपिस्ट देता है, उसमें मेडिकेशन देनी पड़ती है, उसमें आपको मॉनिटर करना पड़ता है. मैक्सिमम मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरी जो पूरा वो है ना, मेरा जो मेन्यू है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. ठीक है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, अलाइनमेंट सेशंस होते हैं और क्लैरिटी सेशंस होते हैं. ठीक है, काउंसलिंग में क्या हो रहा है, अगले बंदे को वैलिडेशन मिल रही है कि कहाँ वो सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, और बिना फिल्टर के डिस्कशन करनी है. ठीक है, अलाइनमेंट सेशन क्या है, बंदा ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो गलत जा रहा है, तो वहां पे वो आके मेरे साथ डबल चेक करेगा कि ये मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये मेरे बिलीव्स के साथ या मेरी अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन करती है या नहीं. और फिर ये क्लैरिटी सेशन. ठीक है, क्लैरिटी इज न्यू समझे, मैंने उसको PG-12 करके जो है उसको थेरेपी का ही एक तरह का वर्जन बनाया हुआ है. बट क्लैरिटी में हम ये ही ढूंढते हैं कि आप हो कौन. ठीक है, जिंदगी का मकसद क्या है तुम्हारा, और ये आपको कोई नहीं बता सकता. जो भी बंदा आपको आके कह रहा है ना मुझे पता है तुम क्यों पैदा हुए हो, वो आपको लूट रहा है. ये सेशंस के अंदर बंदे से कॉन्वर्सेशन करके, उसके इमोशंस को मॉनिटर करके, उसके थॉट्स को देख के, वो बंदा एंड में खुद ही बता रहा होता है कि अरे ये है मेरा मकसद. ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू लेकिन प्रोफेशनली. और तैसा एक दफ़ा आपके पास वो पावर, मतलब मैं ये सोचता हूँ ना, इवन अगर आप सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े बिलियनियर्स देखें, आप खान साहब को देख लें पाकिस्तान में, आपने जहाँ देखना है जिसको भी देखना है, जी जी. जो बंदे के पास वो पावर हो जो आपको बता सकता हो कि आपका मकसद क्या है और आप हो कौन, वो तो फिर इवन अगर वो बंदा खुद भी ना चाहे, वो एक पेडिस्टल पे तो मेरे लिए आ ही जाएगा ना. मतलब इतनी पावरफुल एक चीज़ है. अगर आप मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद दे रहे हैं, उसके बाद हाउ कैन आई नॉट लुक एट यू एज तो शायद अ भाई फादर फिगर, रिलीजियस फिगर. यही तो मैं कह रहा हूँ, यही पे तो द लाइन इज ड्रॉन. इफ यू सी तलत मजहर टेलिंग यू व्हाट योर लाइफ पर्पस इज, आई हैव गॉन ऑन टू द डार्क साइड. स्पिरिचुअलिटी में कभी ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई दूसरा आपको बता सके आके कि आपका लाइफ पाथ क्या है. ठीक है, कृष्ण इसमें अगर आप सनातन में जा रहे हो, ठीक है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो इसमें क्या कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है अकाशिक का. अकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हमारे में लोहे महफूज कहा जाता है इसको. ठीक है ना, कि आपका नसीब ये वो सारा यहाँ आने से पहले आपने और डिवाइन ने एक कॉन्वर्सेशन की है जिसमें डिसाइड हुआ है कि आप ये जिंदगी लोगे, आपके माँ बाप ये होंगे. दिस इज स्पिरिचुअलिटी टॉकिंग. ओके, दिस इज नॉट रिलीजन. कि आपने यहाँ पैदा होने से पहले ये सारे बॉक्सेस चेक किए हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं इन तकलीफों से गुजरूंगा,
मैं इन टॉर्चर से गुजरूंगा, क्योंकि उससे मुझे ये लर्निंग मिलेगी, ये विजडम मिलेगा, ये एनलाइटमेंट मिलेगी। और ये मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप खुद अपने साथ अकेले बैठोगे ना, अकेले बैठने का मतलब है सही वाला बोर होना है आपने। जब देखते हो ना साधु पहाड़ पे बैठा हुआ है या बंदा बस बैठा हुआ यूं देखे जा रहा है, नो टेक्नोलॉजी, नो कमिटमेंट्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। ये मैं अपने व्लॉग्स में खुला बोलता हूँ, ये आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। आई थिंक आप ऑलरेडी करते होंगे कि 10 से 15 मिनट मैं ऐसे सुकून से बैठूं, ताकि पूरा मेरा दिमाग तो ऑर्गेनाइज हो कि मैंने पूरा दिन करना क्या है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, बस। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, इसके साथ कल्चर जोड़ रहे हो, इसके साथ योगा जोड़ रहे हो, इसके साथ आप वो मिनरल्स और वो पत्थर जोड़ रहे हो, इसके साथ आप साइकेडेलिक्स जोड़ रहे हो। दैट इज यू कन्वर्टिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू अ कल्ट। ओके, दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। ये बाउंड्री अगर आपने ड्रॉ कर दी ना, आप कभी अस्ट्रे नहीं जाओगे। कोई बंदा आपको आके नहीं बता सकता कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जो आके बता रहा है वो करप्शन ही कर रहा है। जो वो लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, मैं आपने अभी बात की ना, सारी जो कोर है वो एक ही मैसेज है, एंड मेक सेंस, अच्छे इंसान बनो, हेवन हेल, द होल सॉर्ट सिचुएशन। एस्ट्रोलॉजी है, आई नो हम हिंदुइज्म से थोड़े से दूर हो गए, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की आपसे बात करूं सिर्फ, तो एस्ट्रोलॉजी में ये बात होती है कि जी पता नहीं तुम्हारा सैटर्न ऐसा है तो तुम ऐसे हो, तुम्हारा जुपिटर वैसा है। आई एम फॉर दोज हु फॉलो एस्ट्रोलॉजी, आई एम सॉरी, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ, डू यू सी दैट एज अ cult, as a following of religion, as something that has some spiritual sense, या not really? देखिए प्रॉब्लम ये आता है जब आप इसको क्या कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को यूज कर रहे हो अपने लाइफ की प्रिडिक्शंस करने के लिए कि ऐसा ही होगा। ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे है जैसे आप अपने मोबाइल पे चेक कर रहे हो कि आज की वेदर कैसी होगी। कोई गारंटी थोड़ी है वैसी होगी, एक एस्टिमेशन है। और ये एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर यूज की जाती थी फॉर हार्वेस्टिंग, फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स, प्रिडिक्ट करने के लिए कि मतलब तूफान आने वाला है, रेगिस्तान आने वाला है, तहत पड़ने वाला है। एंड द टाइम एंड प्लेस वेयर यू आर बोर्न, ठीक है, आपके पैदाइश का वक्त, उस वक्त क्या मौसम है, ये इस चीज की डॉक्यूमेंटेशन है। अब अगर आपके पास गाड़ी जो है वो जापान की बनी हुई है, तो चांसेस हैं कि उसको कम मेंटेनेंस चाहिए होगी। यूं समझ ले कि जिसको आप जापान की गाड़ी कह रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो आके एक्वेरियस बन जाता है, क्योंकि एक्वेरियस इज एक्सट्रीमली सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। अब ये आपकी डिफॉल्ट Do ट्यूनिंग you है। believe in this stuff कि Aquarius is defaultly like this आई प्रूव इट, based on when you're देखिए born? आई प्रूव इट टू यू। एक शख्स जो ठंडे क्लाइमेट में पैदा हुआ है, उसकी पर्सनालिटी में, और एक शख्स जो गर्म क्लाइमेट में पैदा हुआ, उसमें फर्क नहीं दिखेगा आपको। अब एक्वेरियस कब होता है? एक्वेरियस होता है जनवरी, राइट? अब जनवरी में पैदा हो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ठंडी क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट आपके पर्सोना पे आएगा। लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है कि आप एक्वेरियस पैदा हुए तो वो ट्रेड्स आप में होंगे। अब इसमें चीज आ जाती है नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट, कि आपको किस एनवायरनमेंट में रखा गया है, आपको किस तरह के थॉट्स बताए गए हैं, और आपको कॉन्फिडेंस कितना दिया गया है। उसके हिसाब से फिर ये फिगर आउट होता है कि वाकई में आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप पे लिटरली अप्लाई हो रही है, सिंबॉलिकली अप्लाई हो रही है, या आपने उसको कंप्लीटली बाईपास कर दिया है। क्योंकि सर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने वो भी वो आप जो कहते हैं कुंडलिनी बनाना, कुंडली बनाना मुझे पूरी आती है। आई एम जो हिंदू कल्चर है, हाँ। हिंदू नहीं है ये, आपको और मज़हब में भी मिलेगा। ये वो एस्ट्रोलॉजी है, ग्रीक्स में भी होती है, ये इसमें भी है, इस्लाम में भी है। आपने शादी करते हुए कुंडली बनाई थी? नहीं ना, जो भी वो मैंने देखा ये था कि वो मैच होती है, क्या होती है? देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को जड़ से ही अटेंशन देना छोड़ दी थी इन 2019। मेरी शादी जो है वो 2018 में हुई है, और शादी के बाद मुझे यकीन हो गया था कि ये सब नॉनसेंस है। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरी जो बीवी और मैं हैं, हम दोनों उल्टे हैं, हमारी शादी चल ही नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल नहीं 9 साल हो गए, और हमारा 4 साल का बेटा भी है। तो माय मैरिज इज प्रूफ दैट एस्ट्रोलॉजी कैन बी बाईपास्ड। इट्स अजम्पशंस, इट्स प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट फैक्ट्स। मेजॉरिटी लोग जो एस्ट्रोलॉजी को एज फैक्ट्स ले रहे हैं ना, वो फंस रहे हैं। भाई आपके पास आज के जमाने में सैटेलाइट्स हैं, आपके पास सुपर स्टोर है, आपके पास जिम है। अब मैं आई वाज बोर्न ए जेमिनी, ठीक है, लेकिन जब आप मेरे एस्ट्रोलॉजिकल पूरे चार्ट्स निकालते हैं, आई एम बेसिकली अ कस्प। कस्प वो बंदे होते हैं जो दो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बीच में पैदा हो रहे होते हैं। ये 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कस्प होता क्या है। आई एम अ कस्प। अब कस्प की जो पर्सनालिटी ठीक है। ट्रेट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कस्प इंसान जो है ना, हर बंदे से नहीं कनेक्ट कर सकता। कस्प वो होते हैं जिनको आप कहते हो बिल्कुल साइको है, ठीक है, वो अपनी दुनिया में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जीनियस भी यही लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास दो ट्रेड्स एक साथ आ रहे होते हैं। तो मैं सारी जिंदगी ये मानता रहा मैं जेमिनी हूँ। मैंने उसके हॉरोस्कोप भी पढ़े, मैंने उसकी हर चीज फॉलो की,
फिर जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैं जेमिनाई हुई नहीं, मैं तो टॉरस ज्यादा हूँ, मेरे डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो है टॉरस वाले ज्यादा है, जेमिनाई वाले कम है। अब मेरी बेगम है वो टॉरस है, टॉरस टॉरस कभी नहीं मिलता है, उनके हमेशा फड्डे होते हैं, हमेशा लड़ाइयाँ करते हैं। तो कैसे चल रही है शादी फिर? एस्ट्रोलॉजिकली ये शादी तो 6 महीने भी नहीं चलनी चाहिए थी। और बोले। एस्ट्रोलॉजी की मतलब सॉरी मैं अब थोड़ा सा आई एम इंटरेस्टेड सो आई वांट टू आस्क यू अनदर प्लीज क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। एस्ट्रोलॉजी की लॉजिक बेसिकली ये है कि अगर आप इस महीने में पैदा हो तो वो स्टार्स की अलाइनमेंट की वजह से मैं इस तरह जिस तरह मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आई कभी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न हूँ तो उसका ये मतलब है, तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल ही मतलब सिरे से चीज़ मुझे कंप्यूट ही नहीं होती कि क्या मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे अम्मी-अब्बू ने मेरी गलत बर्थडे लिख दी होगी तो क्या मेरी पर्सनैलिटी बदल देगी? तो पाकिस्तान में आधे पाकिस्तान को पता ही नहीं हो कब पैदा हुए हैं, तो उनको क्या अपनी पर्सनैलिटी का नहीं कभी पता होगा? कैसे हाउ डज़ इट वर्क लाइक एंड व्हाई शुड आई वो एक पामिस्ट था ना नेपोलियन उसके पास गया था, पता नहीं कोई जी जी। जंग थी और उसने उससे पूछा था कि वो उसे लाइफ लाइन दिखाई थी तो वो कहता है कि जंग ना लड़ी क्योंकि तेरी लाइफ लाइन छोटी है। उसने छुरी निकाल के अपनी हाथ काट के दिखाया था कि अब बता, उसने लाइफ लाइन लंबी कर दी थी। पामिस्ट्री ये सारी चीज़ें ये मुझे मतलब मे बी आई एम नॉट स्पिरिचुअली देयर येट कि मुझे ये चीज़ें समझ आएँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जिस तरह इवन पामिस्ट्री अब मैं अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मे बी दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन मैं सोचता हूँ ना मैं मैरियट में चल के जा रहा हूँ, एक उधर दुकान है पामिस्ट की, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लाइनें बाहर खड़ी हुई हैं। अब यार ये पामिस्ट बैठा है इधर, अगर इतना अच्छा होता कि हाथ पढ़ के आपकी पूरी ज़िंदगी बता सकता होता तो वो कोई आई डोंट नो ज़्यादा बड़ी चीज़ ना कर रहा होता वर्सेस 2500 रुपी मतलब सेशन एट द मैरियट और सरीना। वेल हाउ डज इट मेक सेंस एंड हाउ कैन माई लाइन्स डिफाइन माई लाइफ के ओ जी हाथ पे ये लिखा हुआ है या पता नहीं इस टाइम पे पैदा हुए थे। तो ये जो आप कह रहे थे नेचर नर्चर, आप बिलीव कर सकते हैं कि ये मेरी लाइनें में ये लिखा हुआ है तो मेरी शादी नहीं हो सकती या पता नहीं मुझे प्यार नहीं होगा, ये तो मुझे बिल्कुल ही कंप्यूट ही नहीं होती ना बातें। अच्छा, पाल्मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं जो लाइनें हैं वो ऐसी की ऐसी रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। आपकी पर्सनालिटी टाइप पे, आपकी लाइफ एक्शंस पे, यहाँ तक कि आपकी डाइट से ये चेंज होती है। पाल्मिस्ट्री आपकी बॉडी का पास्ट बताती है और प्रिडिक्ट करती है कि आप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकते हो। कोई गारंटी थोड़ी है। दिस इज अच्छा, ये जो आपने पाल्मिस्ट्री की बात की ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता, ठीक है, ये आता है एसोटेरिक साइंसेस में। इसका जो सही वर्ड है वो है सूडो साइंस। ठीक है, ये सूडो साइंस है, क्योंकि जो आपकी पाल्मिस्ट्री कैलकुलेट कर रहा है ना, अब उसका अपना इंट्यूशन कितना शार्प है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपके साथ थोड़ी देर बैठते हैं और वो आपका ऑरा रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, आपकी पर्सनालिटी रीड कर लेते हैं। अब ऐसा शख्स है, उसको तो आप हाथ नहीं भी दिखाओगे ना तो वो आपको आपकी चीजें बताना शुरू कर देगा। ये डिवाइन होता है, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे लोग, पैदाइशी होते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, और वो मतलब मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एथियस्ट भी नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन है उनके पास ये एबिलिटी, ठीक है, गॉड गिवन है। अगर आप पाल्मिस्ट्री यूज कर रहे हो तो यूर यूजिंग प्रोबेबिलिटी, अंदाजा लगाने। अब आपने कैप्रिकॉर्न की बात की ना, ये जितने भी स्टार्स हैं ये सारे बेस्ड हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है ही गलत। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने तो होने नहीं चाहिए, हम तो लीप ईयर मार रहे हैं हर साल। ये तो क्रिश्चियंस का बनाया हुआ है ना, ये चर्च ने बनाया था, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था हार्वेस्टिंग को, कि ये जनवरी पे जो है, इन्होंने जनवरी पे क्यों न्यू ईयर रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें टैक्स कलेक्ट करना होता था। भाई न्यू ईयर तो स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, आप इतनी सर्दी में क्यों स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम बनाना था। जब आप यहाँ तक पहुंचोगे आप कहोगे ये तो सब नॉनसेंस है। ये सारा का सारा वो है, प्लेसिबो है, आपका बिलीफ सिस्टम है। कैप्रिकॉर्न असल में कोई स्टार सिस्टम वो है, बस एक कॉन्स्टेलेशन है, दैट्स इट। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप भी कैप्रिकॉर्न हो। ये तो उन्होंने लेबल्स लगाए हुए थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। ये जितने भी हैं ये सारे पैंथियॉन्स ही हैं, उनके गॉड ही हैं। ये आप महीनों के नाम देख रहे हो, ठीक है, अगस्त किस पे रखा है? ऑगस्टस सीजर पे नाम रखा हुआ है। आप खोलना शुरू करें ना हिस्ट्री, ये सब नॉनसेंस है। वो आप खुद ही हाथ उठा लोगे। जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं वो प्रोबेबिलिटिक साइंस है। ये जो आजकल हो रहा है ये तो सारा वो है, स्नेक ऑयल जिसको कहते हैं ना, वो सांडे का तेल बेच रहे हैं सर, कुछ नहीं होगा उससे। वो बेचते रहेंगे, आप लेते रहोगे। आपका माइंड भी तो ऐसी चीज है ना सर, जब आपको यकीन हो जाए ना कि ये चीज मेरे लिए काम करेगी तो प्लेसिबो इफेक्ट ऑन हो जाता है। वो काम नहीं भी करती होगी तो काम करना शुरू कर देती है। डॉक्टर करते हैं ना, बंदा कोई साइको सा होता है, उसको विटामिन की गोलियां देते हैं और कहते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट है, पेन किलर है। मैंने ये किया है अपने काउंसलिंग सेशंस में, काम करता है। उनको उनको पता ही नहीं है विटामिन डी की गोली है, वो खा रहे हैं, उनको लग रहा है दर्द गायब हो गया। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। आप फैक्ट्स में घुसोगे, एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज द मोस्ट इनएक्यूरेट वन। इससे बहुत बेहतर है ये जो आप बात कर रहे थे ना शनि राहु वगैरह की, ये आ रही है वेदाओं से, ये ज्यादा इफेक्टिव है।
ये ज्यादा प्रिसाइज है। इसके सामने एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा है जैसे आप बच्चे को किंडरगार्टन के बच्चे को बता रहे हो कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। प्योर नॉनसेंस। मतलब मैं गाली देना चाहता हूँ लेकिन मैं दे नहीं रहा क्योंकि फिर वो चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाती हैं। ये सीन है सर। कुंडली का बताएं, ये कैसे लगती है? ये आपने पढ़ा है तो मुझे भी समझाएं, क्योंकि मैं भी काफ़ी फैसिनेट होता हूँ उस चीज़ से। नहीं, आप ऑनलाइन सीख सकते हो। ये सारा डेटा उपनिषद और वेदास है सर, इनमें घुसना है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे करना है। कैलकुलेशंस होती हैं। देखिए आपकी बॉडी जो है, ये जिसको आप ह्यूमन फॉर्म कह रहे हो ना, ये बना हुआ है अलग अलग मिनरल्स, पोटेशियम, पानी, ये वो पता नहीं किन किन चीजों से। अब आपकी पैदाइश के वक्त आपकी बॉडी में सर्टेन एलिमेंट्स कितने थे, सर्टेन कंपाउंड्स कितने थे, पैदा होते वक्त आपके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी थी, उसकी बेस पे आपके डीएनए में क्या क्या चीज एक्टिवेट हो रही है, ये इसकी स्टडी है। एंड जो आपने बात की ना कि एक स्पिरिचुअल आदमी है, वो शुरू में के अल्लाह मियाँ के साथ या गॉड के साथ या जिसके साथ भी एक सॉर्ट ऑफ डील करता है कि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस That's करूंगा इन divinity. लाइफ। मैं ये गलत कह रहा हूँ? यहीं पे कंफ्यूजन आ दैट्स जाती है, डिविनिटी। इसलिए सर आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअल कोचिंग ना, यहीं तो गलती आ जाती है। यू कैन बी द अच्छा, मोस्ट सो स्पिरिचुअल पर्सन एक्सप्लेन इन टू द मी। वर्ल्ड एंड हैव नो कनेक्शन विद गॉड। स्पिरिचुअलिटी जहां खत्म होती है ना, डिविनिटी वहां से शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी आपने सरेंडर करनी है, फिर डिविनिटी शुरू होगी। स्पिरिचुअलिटी इज वर्किंग ऑन योर ओन इमोशंस, योर ओन ईगो। दैट स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए आपको मजहब में होना जरूरी है ही नहीं। ये जो सूफी जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है, इसलिए किया गया है ना कि जब तक तुम हमारे तरीके में, हमारे सिलसिले में नहीं आओगे, तुम्हें हक नहीं मिलेगा। भाई अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं जो हिदायत मांगेगा उसको मिलती है। और हिदायत बाय द वे मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स को मिलती है, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है हिदायत की। मुसलमान तो हो गया भाई, अब तुम्हें क्या जरूरत है हिदायत की। समझ रहे कॉन्सेप्ट को? आपने अगर ये कनेक्शन बना दिया ना कि स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी ये एक ही चीज है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहां से आपकी करप्शन शुरू है। ये फिर आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट ही करती जाएगी, क्योंकि फिर आप अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हो, फिर आप खुदा को ढूंढ रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। दैट्स माइंड फक। एंड डू यू थिंक दैट्स व्हाई, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में अभी आपने फ़र्क बताया, मैं देखता हूँ ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट देख लेते हैं पूरा, ठीक है? एक वजह है यहाँ पे, पामिस्ट्री हो जाए, एस्ट्रोलॉजी हो जाए, पीर हो जाए, जो भी हो जाए, राइट? हमें शौक है कि जाके कुछ कर दें जो हमारे हाथ में ना हो। मतलब मैं अगर आपको इवन इस्लाम का भी एग्जांपल दूं, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन बुरे वक्तों में इस्तिखारा करके अपना एक कोई बंदे के पास जाके उसको 500 रुपये पकड़ा के कोई रिलीजियस लर्निंग लेके बोलें कि यार अब ऐसा हो गया। एक वजह है कि इस तरह शादियाँ होती हैं पाकिस्तान में। एक वजह है इस तरह, फॉर एग्जांपल बिजनेस में आपको बहुत नज़र आता है, या लोगों की वर्क रेट में बहुत नज़र आता है कि हम किसी तरीके से इसको अपने ऊपर से वो बर्डन उतार दें और किसी लार्जर फिगर को दे दें, वेदर दैट्स द मून, द स्टार्स, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, राइट? तो ये चीज़ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा नज़र आती है मुझे, क्योंकि मैं हूँ यहाँ से, या ये एक दुनिया का ही मसला है और बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब कॉन्टिनेंट का ज़्यादा है? दुनिया का नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपका जो माइंड है ना सर, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए जिसको वो एंकर कर सके। अब देखिए ना, ये जो सिर्फ एक इतना, आई एम मुस्लिम, तो मैं इस्लाम को ही लेके चलना चाहूंगा। बिकॉज एज अ मुस्लिम आपको जो पहला कलमा ही पढ़ाया जा रहा है वो ही नेगेटिव है। ठीक है, उसकी एनर्जी को समझे ना। पहले नेगेटिव एनर्जी दी जा रही है, फिर पॉजिटिव दी जा रही है। पहले तो कहा जा रहा है ला इलाहा, खुदा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। हाउ डू यू इमेजिन दैट? क्योंकि उसके बाद कहा जा रहा है इल्लल्लाह। सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। आपके माइंड की ट्रेनिंग है इस सिर्फ एक कलमे की प्रैक्टिस है, कि जिसको आप अल्लाह समझ रहे हो या गॉड समझ रहे हो, उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रीप्रोग्रामिंग आपकी होनी है। 80 to 90% of humanity right now cannot function on this level. This is very hard to process. आपको कोई ना कोई चाहिए जिसपे आप क्लिंग ऑन करो। ठीक है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम हो। आपको पहले मुल्ला चाहिए जिसको देख के आपको कि अच्छा इस्लाम ऐसा होता है। इसको कहते हैं रेफरेंस बनाना। इसके बगैर आपका माइंड फंक्शन नहीं कर सकता। आप ट्राई करके देख लें, आप खुदा के बारे में सोचेंगे, अल्लाह पाक के बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई इमेज आपके माइंड में गारंटीड आएगी। इंसान की नहीं आएगी तो हो सकता है खूबसूरत आसमान दिखना शुरू हो जाए, नेचर दिखना शुरू हो जाए। दिस इज जस्ट हाउ द ह्यूमन साइकी वर्क्स। आपको इसकी अवेयरनेस आ जाएगी तो आप इससे बाहर आ सकते हो। इसको खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब ये तो मुझ में भी है। मैं भी बैठ के अगर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करूंगा, मेरे माइंड में हुजूर सल्लल्लाहु सलाम से रिलेटेड इमेजरी आना शुरू हो जाएगी। मदीना की इमेज कोई ना कोई आएगी, कोई नात बजेगी। दैट्स नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। बट एज्यूमिंग कि if I'm seeing those visions, so that is divinity, that is where the problem begins. That's not divinity, that's spirituality. आपकी personal spirituality.
if I ask you, and this I won't take up much more of your time, just a last sort of question. लेकिन स्पिरिचुअलिटी मैंने अगर अचीव कर ली, डिविनिटी अलग है, डिविनिटी से तो हेयर आफ्टर की भी कनेक्शन है और भी बहुत सारे कनेक्शन हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मैंने अचीव कर ली तो क्या मिलेगा मुझे? सकून मिलेगा। What will I? आपका अकेलापन बहुत सकूनदेह हो जाएगा और आप में क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। दैट्स इट। देखिए, आप अगर किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो और उसके साथ प्रॉपर सेशंस लेते हो ना, तो वो भी आपको स्पिरिचुअल ही कर रहा होता है। आप कार्ल जंग को उठा लो, आप फ्रॉइड को उठा लो, यहाँ तक कि जिनको मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करता हूँ पर्सनल लेवल पे, मुझे समझ में ज्यादा अच्छा आते हैं, वो डेविड हॉकिंस है। ये सारे आपको क्या सिखा रहे हैं? टू मास्टर योर सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद जितनी भी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर रहे हो वो आपका कल्चरल रेफरेंस है। वो स्पिरिचुअलिटी, जो प्योर स्पिरिचुअलिटी है ना, वो उससे इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, देखें मैंने हुडी पहनी हुई है, ठीक है, फेडोरा कैप पहन के बैठा हुआ हूँ। ये कहीं से भी मुस्लिम अटायर है नहीं ना, ये मेरा अपना कल्चर है भाई। आई प्रेफर बीइंग लाइक दिस। ये कपड़े पहनने से मेरी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी को फर्क पड़ेगा। अगर कपड़े चेंज करने से मेरी स्पिरिचुअलिटी को फर्क पड़ा तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो फिर एक्सट्रीमिज्म है, वो फिर आपने कल्ट बना लिए। ठीक है ना? अब आप लाइफ को कैसे देखते हो, that is your spirituality. Are you comfortable with it? Are you able to process it properly? That defines कि you're spiritual or not. बस। And once you achieve it, मतलब मैं आपने बोला ना कि knowing yourself, वो तो समझ Knowing आई, yourself. and that's a lifelong process. There you And go. then आपने दूसरी बात की कि finding your कह लें पैशन, कह लें finding what you want in life, कह लें। अगर मैं आपसे पूछूं, ओके, सो फाइंडिंग योर सेल्फ दैट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, आप उसमें से गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ, आप शायद बेहतर लेवल पे गुजर रहे हैं, मैं शायद उस लेवल पे नहीं गुजर रहा, लेकिन व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ लाइफ, अच्छा व्हाट इज देखिए, द पैशन पार्ट? the meaning of life is to experience it, because the only way to understand life is to experience it. You have to face your fears and go head on. गलती करोगे, भंड होंगे, खुशियां आएंगी, ऊपर नीचे चीजें होंगी, लेकिन आपके अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी है ना, तो आपके अंदर क्लैरिटी होती है, एक सुकून होगा। जैसे मैं अगर मुसलमान हूँ, वही बात है ना, अगर मैं डर के लिए, वो जो आपने मेंशन किया ना, वो डर की नमाज है कि खौफ में नमाज पढ़ रहा है। आप अगर जेन्युइन सिर्फ अल्लाह ताला से, नमाज यही है ना, सलाह जो ओरिजिनल वर्ड है, यू ट्राइंग टू कनेक्ट टू द डिवाइन। आपने डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की ना, आपको स्पिरिचुअलिटी की अब जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी स्पिरिट ही सरेंडर कर दी। या अल्लाह आप बताओ कैसे चलाना है। स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग इट ऑन योर ओन, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसकी कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई गोल है जो आपने अचीव करना है। आपके इमोशंस है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स है, और आपका थॉट है। अब इसको रेगुलेट करना है, ठीक है। थॉट्स इमोशन पे हावी नहीं होने चाहिए, आपके इमोशंस, आपके जज्बात आपकी दिमाग पे हावी नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं ना, सर में खून चढ़ गया है। इसकी मीडिएशन, इसकी रेगुलेशन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। इसकी डार्क साइड इस वक्त इंटरनेट पे आपको बहुत मिलेगी। इसकी वजह से भी मैं थोड़ा घबराया शुरू में कि मैं कॉन्फिडेंटली आके बोलूं कि आई एम ए स्पिरिचुअल कोच। मेरा अपना अब एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ही द स्पिरिचुअल कोच है। एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम है विच इज लिटरली कॉल्ड द स्पिरिचुअल कोच। जिसमें आप मुझे अप्रोच करोगे, हम स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे, और आपको वहां पे मेरे जो कंटेंट दिखना होगा ना, अब बहुत साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि अभी मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। मेरे में हिम्मत इसलिए आई है स्पिरिचुअलिटी को हेड ऑन एड्रेस करने की, क्योंकि मेरा आर्ट का बैकग्राउंड है, और आर्ट के बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये रियलाइजेशन है कि हर बंदे को हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर रहे हो। आप बोल के कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो, आप बिजनेस बना के, आप सोसाइटी के इमाम बन के भी क्रिएटिव हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो। ये अब आपका पर्सनल पाथ है। मुझे, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आपको कोई और नहीं आके बता सकता कि आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो आपको खुद ही पता है। आप मेरे साथ बैठोगे, हम लोग डेप्थ में सेशंस करेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री निकालेंगे, आपके सारी बिहेवियर्स को देखेंगे, आपके बिलीव्स को देखेंगे, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार मुझे ये करना है। जैसे अभी आपने कहा ना, आई एम इंटरेस्टेड, वो जो इंटरेस्टेड की फीलिंग है वो यहां से नहीं आती है, वो यहां से आती है। यू कैन फील समथिंग ओवर हेयर कि कुछ सेटिस्फाई हुआ है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के अगले लेवल पे आपने जाना है, दैट इज इस्लाम, दैट इज रिलीजन, प्रॉपर स्क्रिप्चर। आखिरी सवाल, बिस्मिल्लाह। in relation to our topic, क्रूसेड्स हुई, अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्रूसेड्स हुई, नहीं, कनेक्टेड है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की जंग हुई, कभी वापस उस तरह वन पेज पे नज़र नहीं आए टू माय नॉलेज।
दुनिया में एक दफ़ा 2 कल्चर्स, 2 रिलिजन्स एक बड़े लेवल पे क्लैश कर जाएँ। क्या आपने कभी ऐसा देखा है या कोई हिस्ट्री में एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि उसके बाद हम वापस आ पाएँ? क्योंकि मैं आपको जो मिसाल देना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान या सबकॉन्टिनेंट का है कि अब जो हो गया माना ब्रिटिश ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, माना दोनों स्क्रिप्चर्स मिसयूज़ हुए। इज़ देयर अ वे बैक और नॉट रियली? देखिए, आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअल कोचिंग, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे बैक। इट कुड बी 0.1%, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे, ऑलवेज़। पॉइंट इज़, आर वी विलिंग टू इज़ टेक देयर अ दैट पाथ? हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल? इज़ हिस्टोरिकल देयर अ एग्जांपल, हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल ऑफ देयर? देखिए हिस्टोरिकल एग्जांपल में प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप क्रूसेड्स की बात कर रहे हो ना, तो क्रूसेड्स जो है वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में नहीं हो रही थी। वो दो एम्पायर्स के बीच में थी। ठीक है ना? जो क्रिश्चियंस हैं वो रिप्रेजेंट किस एम्पायर को कर रहे हैं, आपको ये देखना है। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोमन एम्पायर को, और रोमन एम्पायर कोलैप्स हो रहा है। ठीक है? अब उसको अपना फॉर्म चेंज करना है। तो फॉर्म चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वैटिकन बनाया, उन्होंने चर्च बनाया, जिसमें उन्होंने इमिग्रेट किया अपने कल्चर को और उसको क्रिश्चियनिटी में अडैप्ट किया। तो जिनको आप ये टेम्पलार्स कहते हो या क्रूसेडर्स कहते हो, नाइट टेम्पलार्स ऑफ सोलोमन, ये बेसिकली कौन थे? ये सूफी थे सर। इनका पहला वाव ये होता था कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, हम शादी कभी नहीं करेंगे, हम कुछ ओन नहीं करेंगे, हम जहां रहते हैं वहीं से हमें जो खाना मिलेगा हम वो खाएंगे, वरना हम खाना भी नहीं खाएंगे। हमारी जिंदगी का मकसद है उन लोगों की हिफाजत करना जो उस पे पिलग्रिमेज पे आ रहे हैं। ये कवर था। दिस वॉज द कवर। अंडरग्राउंड में क्या हो रहा था? दे वर मैपिंग डाउन रोड्स एंड दे वर स्मगलिंग। ठीक है, वो जेरूसलम से इधर उधर से चीजें जमा कर करके वाटिकन में लेके आ रहे थे। अब ये वो टाइम था जब, जो अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कहते हैं इस्लामिक एम्पायर। इट वॉज नॉट एन इस्लामिक एम्पायर। ठीक है, इट वॉज एन उमैयद एम्पायर, इट वॉज एन ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, इस्लामिक कल्चर था उसमें, इस्लाम नहीं प्रैक्टिस हो रहा था। ये आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। चौथे पांचवें कैलिफ के बाद से ये जो खुलफाए राशिदीन थे, बल्कि मौला अली के बाद से आपको ये प्रॉब्लम क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। यूं ठक करके गिरफ्त आया है। एक वो है जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, जो बाकायदा बादशाहत लेके चल रहे हैं, वो उमैयद अब्बासी वगैरह सारे आ गए। और ये जो स्प्लिट आया ना, तो इसमें यहाँ पे फिर सूफीज क्रिएट हुए हैं। ये सूफीज कौन है? जो कि स्पिरिचुअलिटी को, ऑनेस्टी को, ऑथेंटिसिटी को ये रूलिंग एलीट से छुपा के किसी तरह डेटा प्रिजर्व करके चलाना चाह रहे हैं। अब ये जो डेटा जिन सूफीज के पास था, ठीक है, जिसके अंदर इब्ने अरबी आ जाते, इब्ने खुल्दून आते हैं, इब्ने सीना आते हैं, इतने नाम है, मैं आपको गिनवा गिनवा के थक जाऊंगा। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि ये रिलीजियस लड़ाई है ही नहीं, ये सोशो पॉलिटिकल और एम्पायर की लड़ाई है। रिलीजियस लड़ाई जब भी होती है ना, एक रिलीजन जीतता है, दूसरा हारता है। अभी भी हम वेस्ट के साथ मिलके चल रहे हैं। जिनको आप टेम्पलार्स कहते हो या फ्री मेसन्स कहते हो, ये वो सीक्रेट सोसाइटीज है जिनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। उनकी मार्केटिंग इसलिए तो की जाती है आपको गुमराह करने के लिए कि टेम्पल नाइट्स ने ये बनाया वो बनाया। आप खुद ही बताओ, अगर एक सीक्रेट सोसाइटी है तो वो पब्लिक हो गई तो फिर वो सीक्रेट ही नहीं रही ना, उसका तो मकसद ही खत्म हो गया, तो कंपनी फेल्ड। दैट सीक्रेट सोसाइटी इज नाउ नल एंड वॉइड। इसकी एक बहुत रिसेंट में आपको एग्जांपल, आप टेम्पलर्स की बात कर रहे हो, क्रूसेड्स की बात कर रहे हो, आज के जमाने में इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, वो वही काम करती हैं जो उस वक्त टेम्पलार्स कर रहे थे, लिटरली सेम काम करती हैं। और आप कॉमन सेंस लगाएं, सबसे ज्यादा कामयाब इंटेलिजेंस एजेंसी वो होगी जिसका नाम आपको कभी न्यूज में सुनने को नहीं मिलेगा। जिसका नाम आपको सुनने को मिल रहा है यानी वो फेल हो रही है। आपको रॉ का नाम सुनने को मिल रहा है, आईएसआई का मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है ना, पकड़े गए, मिशन फेल हुआ। जो एक्चुअल में जीत रहे हैं उनका तो आपको नाम ही नहीं पता। और मैं अगर उनका नाम यहाँ पे खैर मैं ले भी दूं, नहीं नहीं, दैट्स दी MI6। MI6 दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो जो टेम्पलार्स और ये वो जब सारे जाके कंग्लोमरेट हुए हैं तो वो ब्रिटिश एम्पायर में हुए। ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया था? MI1 2 3 4 5 6 बनाई थी। जब आपका ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्हें 1 2 3 4 डिसमेंटल कर दिया। इस वक्त MI5 होती है, MI6 होती है। MI5 इज लाइक हमारी आईबी जो होती है ना पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट्स MI5। हमारी जो ISI है, दैट्स MI6। ये हैं आज के मतलब प्रोपेगेंडिस्ट, ये हैं जिनके पास एक्चुअल पावर है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मोसाद के पास पावर है, बेचारे जलील कितना हो रहे हैं, देखो बार बार मुंह की खा रहे हैं। एक्चुअल जिनको आप कहते हो ना सीक्रेट सोसाइटी, वो ये लेवल पे होती हैं। अब MI6 का फिर भी आपको नाम पता है। जो एक्चुअल है ना इस वक्त जो ये हरकतें कर रहे हैं, आपको उनका नाम भी नहीं पता। हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करते हो आपको बॉस हो, जो इस तरह की किसी सोसाइटी का मेंबर हो। इफ यू डोंट नो अबाउट देम, दैट इज व्हेन दे हैव पावर। अगर आपको पता लग गया कि इनके बीच में जंग हुई है, तो इसका मतलब है कि दे वर एट द पॉइंट। देखिए, जंग तब होती है जब यू लूज कंट्रोल। लोग मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरा पैसा नहीं मैनेज हो रहा, जाओ मारो इनको। दैट इज योर लास्ट रिजॉर्ट।
तो ये आई डू प्रे एवरी डे कि ये लास्ट रिजॉर्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना आए, क्योंकि हमारी कल्चरल कनेक्शन सेम है, वी कम फ्रॉम द सेम कल्चर। हमारा रिलीजन का डिफरेंस है, हमारा एथनिसिटी का भी अब जाके डिफरेंस आया है इन द लास्ट 70-80 ईयर्स। तो इसको इसी तरह मेच्योरली लेके चलना है कि अब आप इंडियंस हो, हम पाकिस्तानीज हैं। हमारी कलेक्टिव हिस्ट्री है एज हिंदूज ऑफ, मतलब हिंद के रहने वाले, नॉट एज समवन हु इज वर्शिपिंग हिंदुइज्म। अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे, आई गारंटी यू इंडिया और पाकिस्तान की जो यूनिटी है ना, दुनिया हिला देगी। और जब तक हम अनस्टेबल है ना, इसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले 25% दुनिया की इकोनॉमी जो है ना, वो इंडिया से चल रही थी। वो आज भी आप पजामा पहनते हो, पजामा वर्ड कहाँ से निकला हुआ? इंडिया से तो निकला हुआ है। इतना निकल गया था कि लंदन में भी लोग बैठ के पजामा पजामा बोल रहे होते। पजामा इज ओल्डर देन द ब्रिटिश एम्पायर सर, दिस नेम इज ओल्डर देन दैट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिसर्च करने से समझ में आती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब ये कि कोई बंदा हमें आके बता रहा है कि ऐसा हुआ था। हमें खुद चेक करने की जरूरत है। हम खुद चेक नहीं करेंगे, हिंदुत्व और एक्सट्रीमिस्ट होता जाएगा। हम खुद चेक नहीं करेंगे, ये जो जिनको आप ख्वारिज कह रहे हो या जिनको आप आईसिस कह रहे हो, ये पावर ही पकड़ेंगे। क्योंकि ये आपको कब घेरते हैं? जब आप सबसे वनरेबल होते हो। आपको लगता है आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, दुनिया बहुत कमीनी है, अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला आपसे प्यार नहीं करते, तो फिर ये शख्स आपको आके ना मैनिपुलेट करके खींच के लेके जाते हैं। और टेम्पलार्स आज तक एक्टिव है, ठीक है जी, बस अब आप उनको टेम्पलार नहीं कहते हो। इस वक्त दुनिया का पूरा जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको बैंकिंग कहा जाता है, दैट्स टेम्पलार्स। वही ब्लड लाइन्स है, वही खानदान है। आप 2-3 के नाम लेके कहोगे कि रॉथस्चाइल्ड नहीं है, वो है, नहीं सर, दीज आर 300 फैमिलीज। इंटरेस्टिंग। खैर सर, फैसिनेटिंग एज ऑलवेज। थैंक यू, आपने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई, काफ़ी चीज़ें हमें सोचने को भी दी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर सर, आप बुलाते रहेंगे, मैं आता रहूंगा। ये वाली कॉन्वर्सेशंस मुझे करने को मिलती भी नहीं है, कोई इस तरह के सवाल पूछता नहीं है, तो मुझे भी खुशी होती है। मेरा भी दिल हल्का हो जाता है कि चलो कोई तो पूछ रहा है ये चीजें, वरना मैं भी पढ़ पढ़ के अकेले ही बैठा हूँ, दिमाग ही खराब हो रहा है। नहीं सर, हम आपको तंग करते रहेंगे। सर जज़ाकल्लाह। Thank you again. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.